नमस्कार स्टूडेंट्स और मैं हूं आप सभी के सामने डीके चौधरी और आप सभी का स्वागत है दृष्टि आईएएस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। देखिए, कल जो हमारा टॉपिक था, जो हमने कल का टॉपिक जो पढ़ाया था वो था अधिकारों का टॉपिक। तो मैंने आप लोगों को ये बताया था कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर है, तो इसमें टोटल जो है आपके 100 क्वेश्चन आते हैं। 30 जनरल अवेयरनेस के हो गए क्वेश्चन और आपके 70 क्वेश्चन जो है सब्जेक्ट वाइज आते हैं। पेपर का जो स्टैंडर्ड है वो कोई खास ऐसा नहीं है कि बहुत हायर क्वेश्चन आते हैं। एक जनरल आपसे अपेक्षा की जाती है कि जो आपने यूजीसी नेट में पढ़ा है उसकी आपकी यानी कि टॉपिक वाइज आपको जानकारी अपने सब्जेक्ट की होनी चाहिए, लेकिन बहुत गहराई के साथ हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। यानी कि मैंने कल भी आप लोगों को बताया था कि यूजीसी नेट में जितनी गहराई के साथ क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ पर जो आपका ये असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जामिनेशन होगा तो यहाँ पर आयोग उतनी गहराई के साथ आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अब मैंने थोड़ा सा स्टैंडर्ड आपको बताया भी था। तो जैसे मैंने कल कुछ क्वेश्चन की बात आप लोगों से की थी कि एक तो क्वेश्चन ये पूछा था कि आ, हाँ, कल हमने लोकतंत्र का टॉपिक स्टार्ट किया था, तो मुझे ध्यान नहीं रहा। तो लोकतंत्र और संविधानवाद को लेकर एक क्वेश्चन पूछा गया था 2021 के पेपर में आपने। तो मैंने कहा था कि भाई संविधानवाद लोकतंत्र की एक शर्त है। और एक क्वेश्चन और था कि जिसमें ये था कि जो विमर्शी लोकतंत्र की बात की गई थी, तो उसमें एक ऑप्शन जो था, मैं अब देख रहा था उसमें उसमें सुधार कर लीजिएगा। तो उसमें जॉन रॉल्स उसका आंसर नहीं होगा। यानी कि कहने का मतलब है कि उसमें ऑप्शन थोड़े से अलग थे। तो कहने का मतलब है कि विमर्शी लोकतंत्र में मैंने जो आपको 4-5 थिंकर्स बताएं, बस उनको याद रखिए। हालांकि जॉन रॉल्स की बात करें तो वो विमर्शी लोकतंत्र के समर्थक थे जिन्होंने न्याय का सिद्धांत दिया था। तो आज हम जो टॉपिक है वो न्याय का टॉपिक ही पढ़ेंगे। ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा, अगर हम देखें तो आज का जो हमारा टॉपिक है, क्योंकि हम पहला टॉपिक हमने स्टार्ट किया था राजनीतिक सिद्धांत का, तो उसमें लास्ट क्लास में तो हमने लोकतंत्र पढ़ा। अब इसमें हमें समानता भी पढ़ना है, इसमें न्याय भी पढ़ना है, स्वतंत्रता भी पढ़ना है, राष्ट्रवाद भी पढ़ना है। ठीक है, विश्व बंधुत्व भी पढ़ना है, व्यवहारवाद उत्तर व्यवहारवाद भी पढ़ना है, फेमिनिज्म नारीवाद भी पढ़ना है। ठीक है, उत्तर आधुनिकवाद भी पढ़ना है। ठीक है, और नव उदारवाद भी पढ़ना है। तो अब आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो न्याय और हम समानता की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम न्याय की बात कर लेते हैं, यानी कि जस्टिस की बात कर लेते हैं। देखिए, जस्टिस भी अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब जैसे अगर न्याय को अगर हम देखें तो आपने देखा होगा कि जो न्याय है इसकी अपनी कोई निश्चित डेफिनेशन तो नहीं होती, क्योंकि समय और ये जो है समय और स्थान पर डिपेंड करता है कि वहाँ के लोग न्याय को, यानी कि वहाँ के लोगों के अनुसार न्याय क्या है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को। आप देखो कि अगर हम यूनानी काल में जाएं तो यूनानी काल में आपने जैसे सुकरात को पढ़ा होगा, प्लेटो अरस्तु को पढ़ा होगा। तो आपने देखा होगा कि अरस्तु जो है वो स्वामी और दास में अंतर करते हैं, और उनका ये मानना था कि दास होने चाहिए। जबकि अगर हम आधुनिक काल की बात करें तो यानी कि दास जो है अपने आप में जो है वो नहीं होना चाहिए। तो दास प्रथा को खत्म किया गया। तो कहने का मतलब है कि यूनानी काल में जो है दास प्रथा को सही माना जाता था, लेकिन आधुनिक काल में तो सही नहीं माना जाता। आज अगर हम समकालीन काल की बात करें, कुल मिलाकर अगर हम आज की भी बात करें, जैसे आपने देखा होगा, हो सकता है कि कोई चीज आज जो है हमारे लिए मान लो गलत है, और हो सकता है कल को वो सही भी हो सकता है। क्योंकि न्याय अपने आप में गतिशील अवधारणा होती है। ये लोगों के विचारों पर डिपेंड करता है कि समाज किस तरह के विचारों को मान्यता देता है। समझिए इस बात को। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि हम पहली बात तो ये कह सकते हैं कि न्याय जो होता है
उसकी अपनी कोई निश्चित परिभाषा नहीं होती। हो सकता है कि जो आज की डेट में जो न्याय है वो कल को अन्याय माना जाए। ठीक है, ऐसा भी तो जैसे हमने दास प्रथा को लेकर देखा। और मैं कई एग्जाम्पल आप लोगों को दे सकता हूँ। जैसे अगर तुम एक देखो समलैंगिकता, जैसे होमोसेक्सुअलिटी का मतलब तो आप लोग जानते होंगे। होमोसेक्सुअलिटी को हमारे देश में गलत माना जाता था और कानूनन अपने आप में एक अपराध भी था ये। और हमारे जो पुरानी आईपीसी है 1860 की, उसमें धारा 377 का संबंध जो है समलैंगिकता के साथ था। समलैंगिकता का मतलब ये होता है कि अगर कोई ह्यूमन बीइंग है, यानी कि कहने का मतलब है मेल या फीमेल है, वो कहने का मतलब ये हुआ कि अ, जैसे मेल मेल के साथ अट्रैक्शन रखता है, फीमेल फीमेल के साथ अट्रैक्शन रखती है, तो इसको हम समलैंगिकता के रूप में, होमोसेक्सुअलिटी के रूप में देखते हैं। तो आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट में कई सालों तक इनका केस चला। कुल मिलाकर 2018 में आपने देखा होगा कि नवतेज सिंह जो केस आया उसमें ये तय कर दिया गया कि समलैंगिकता कानूनी अपराध नहीं है, और इसमें जो 10 साल की सजा का प्रावधान था उसको सजा के प्रावधान से अलग कर दिया। और एलजीबीटी को ये अधिकार दे दिया कि आप साथ साथ रह सकते हैं। एलजीबीटी का मतलब होता है, एल का मतलब हो गया लेस्बियन, जैसे महिला का महिला के साथ रिलेशनशिप। जी का मतलब हो गया गे, यानी कि कहने का मतलब है कि मेल का मेल के साथ संबंध। बी का मतलब हो गया बाइसेक्सुअल, यानी कि मेल और फीमेल दोनों के साथ संबंध। और टी का मतलब हो गया एक तरीके से ट्रांसजेंडर। तो कहने का मतलब था कि जो चीज गलत मानी जाती थी अब उसको सही माना गया, कि भाई समलैंगिकता, जो समलैंगिक लोग हैं उनको अधिकार मिलना चाहिए। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये हुआ कि पहली बात तो न्याय की अपनी कोई डेफिनेशन नहीं है, और न्याय एक गतिशील अवधारणा है जो समय के अनुसार जो न्याय है उसमें बदलाव आता है। और ये जो है देश, यानी कि ये स्थान पर भी डिपेंड करता है। जैसे कौटिल्य है, कौटिल्य ने ये बात कही थी कि देश और काल के अनुसार न्याय का अर्थ जो है बदल जाता है। यानी कि हो सकता है कि हमारे देश में जो अन्याय है वो अमेरिका में न्याय हो। ठीक है, जैसे दुनिया के बहुत से देश जैसे लिविंग रिलेशनशिप है, तो हमारे देश में अगर हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट तो मान्यता देता है लिविंग रिलेशनशिप को। वो तो कहता है कि भाई ये आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 का उल्लंघन नहीं करते। तो इनको लिव इन रिलेशनशिप में जो लोग रहते हैं, यानी कि लिव इन रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है, उसका मतलब ये होता है कि अगर कोई मेल और फीमेल है और वो बालिग है और शादी से पहले पति और पत्नी की तरह रहते हैं और एक लंबे टाइम तक रहते हैं, उसको हम लिव इन रिलेशनशिप कहते हैं। और खासकर ये कल्चर आपने देखा होगा बड़े शहरों में चल ही रहा है, तो छोटे शहरों में भी अब धीरे धीरे ये कल्चर आने लगा है। तो अभी तक आपने देखा होगा कि हमारे देश की सरकार ने इसको लेकर कोई कानून तो नहीं बनाया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में लिव इन रिलेशनशिप को लेकर जो मुद्दे गए हैं, सुप्रीम कोर्ट इस बात का समर्थन करता है कि लिव इन रिलेशनशिप आर्टिकल 19 और 21 का उल्लंघन नहीं करता, और लिव इन रिलेशनशिप में जो रहना, ये एक तरीके से आर्टिकल 19 और 21 का अधिकार है। खैर हम उसमें बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर मेरा बताने का प्रयास ये था कि भाई न्याय जो है देश और काल पर भी निर्भर करता है, ऐसा कौटिल्य का कथन था कि जैसा काल होगा, समय होगा, और जैसा देश होगा उसके अनुसार न्याय को परिभाषित किया जाता है। तो न्याय की अपनी कोई निश्चित परिभाषा नहीं होती है। तो पहली बात तो हमने देखा कि न्याय की कोई निश्चित परिभाषा परिभाषा नहीं होती। ठीक है, क्योंकि कौटिल्य का कथन है
कि न्याय देश व काल पर निर्भर करता है। देश और काल पर क्या करता है? निर्भर करता है। ठीक है। अब आपने देखा होगा कि एक तरीके से अगर हम न्याय को समझना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि न्याय व्यक्तियों के दावों का समायोजन है। अब जैसे कहने का मतलब है कि व्यक्तियों के न्याय जो होता है व्यक्तियों के दावों का एक तरीके से हम ये कह सकते हैं समायोजन है या समन्वय है। यानी कि कहने का मतलब है कि न्याय इस बात को तय करता है कि क्या उचित है और क्या अनुचित है। हो सकता है कि भाई मुझे कोई चीज मुझे उचित लगती हो और आपको वो अनुचित लगती हो। तो एक तरीके से ही व्यक्तियों के दावे तो हैं। तो न्याय जो होता है वो उचित और अनुचित के जो उचित और अनुचित है के जो दावे हैं उनके बीच में समायोजन लाने का काम करता है, कोऑर्डिनेशन का काम करता है। तो इसी को हम एक तरीके से न्याय कह सकते हैं। खैर, तो ये थोड़ा सा मैंने आपको न्याय के विषय में हल्का सा बताया है, लेकिन न्याय को लेकर जैसे आपने देखा होगा कि हम जॉन रॉल्स की बात करते हैं खासकर, क्योंकि जॉन रॉल्स ने सार्वभौमिक न्याय का समर्थन किया है। किसका समर्थन किया है? सार्वभौमिक न्याय का। ठीक है। क्योंकि न्याय का टॉपिक जो है, तो न्याय की जब बात आती है तो यहाँ पर जॉन रॉल्स का नाम आता है। तो ये जो जॉन रॉल्स हैं, ठीक है, इन्हीं के सिद्धांत को मोस्टली जो देश हैं वो न्याय के इन्हीं के सिद्धांत को अपनाते हैं। तो जॉन रॉल्स जो है वो सार्वभौमिक न्याय के क्या है? वो समर्थक हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि उन्होंने जो न्याय का अपना सिद्धांत दिया है वो ये कहते हैं कि ये जो न्याय है उनका जो सिद्धांत है वो अपने आप में यूनिवर्सल है, सार्वभौमिक है। वो हर देश पर काम करेगा और हर समय काम करेगा। इसका मतलब वो यूनिवर्सल यानी कि सार्वभौमिक है। हालांकि जॉन रॉल्स का जो ये न्याय का सिद्धांत है जो मैं अभी समझाऊंगा, इसकी सार्वभौमिकता को कुछ लोग चुनौती भी देते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि विशिष्ट वर्गवादी जो है सार्वभौमिक न्याय के कंसेप्ट की आलोचना करते हैं, या जो समुदायवादी हैं वो सार्वभौमिक न्याय के कंसेप्ट की आलोचना करते हैं। है क्या कि जॉन रॉल्स का जो न्याय है वो एक तरीके से स्वतंत्रता और समानता के मध्य एक तरह का समन्वय है या समायोजन है। उन्होंने अपने न्याय की थ्योरी में स्वतंत्रता को भी लिया है और उन्होंने अपने न्याय की थ्योरी में समानता को लिया है। ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि जो उदारवादी हैं उनका फोकस स्वतंत्रता पर ज्यादा है, और जो आपने देखा होगा कि जो समाजवादी हैं या जो मार्क्सवादी हैं उनका फोकस समानता पर ज्यादा होता है। तो कुल मिलाकर जॉन रॉल्स का जो न्याय थ्योरी है वो दोनों के समायोजन की बात करता है, और इसी आधार पर उन्होंने अपने न्याय को सार्वभौमिक माना है यानी कि यूनिवर्सल माना है। ठीक है। तो हम एक बात और कह सकते हैं कि जॉन रॉल्स का जो न्याय है वो स्वतंत्रता व समानता का एक तरीके से समानता समन्वय है। यानी कि कहने का मतलब है समायोजन एक तरीके से। तो वो अभी आप समझ जाओगे तो उसमें भी समझाते हैं। देखिए, थोड़ा सा अगर हम पीछे की बात करें, अभी हम जॉन रॉल्स पे आएंगे, लेकिन थोड़ा सा पीछे की संबंध में अगर हम थोड़ा सा समझ लें तो उससे चीजें और थोड़ी सी आप लोगों की क्लियर हो जाएंगी।
देखिए यहाँ टाइम थोड़ा सा, ये जो आपको टाइम दिखाई दे रहा होगा 11:42, ऐसा नहीं है। ये आपकी लाइव क्लास चल रही है और 9 बज के इस टाइम जो है 20 मिनट हो रहे हैं। ठीक है, क्या हो रहा है, 9:20 हो रहे हैं, क्योंकि आपकी सुबह जो क्लास होती है वो 9 बजे स्टार्ट हो जाती है। 2 घंटे की क्लास है, लेकिन हम इसको लगभग 2.5 घंटे की भी कर सकते हैं, जैसे हमें लगेगा कि हमारा सिलेबस ख़त्म नहीं हो पा रहा। तो ये क्लास जो है आप लोगों की लाइव चल रही है, थोड़ी सिस्टम में गड़बड़ी है बोर्ड के, और उसमें टाइम सेट नहीं हो पा रहा, और मुझे टाइम सेट करना इसमें आता भी नहीं है, मैं आपको बताऊं। मैंने कोशिश भी किया था, टाइम सेट नहीं हो पा रहा था, तो ये 11:42 दिखा रहा है एक तरीके से। खैर, देखिए थोड़ा सा अगर हम, क्योंकि जो हम राजनीतिक सिद्धांतों को पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं थिंकर्स की तो बात आती है, और थिंकर्स के साथ हमें मिलाकर इसको पढ़ना भी चाहिए। आपने देखा होगा कि यूनानी युग में अगर हम न्याय को देखें, तो भाई पहले जो जमाना हुआ करता था, तो नैतिकता की बातें बहुत ज़्यादा होती थी। हम सुकरात की बात करें, हम प्लेटो की बात करें, हम अरस्तु की बात करें, तो चीज़ों को नैतिकता के साथ ही जोड़ा जाता था। ठीक है, तो जैसे आपने देखा होगा कि हम सुकरात को ही लें, तो सुकरात ने विवेक पर काफ़ी फोकस किया। सुकरात ये मानते थे कि जो व्यक्ति जितना विवेकी होगा, यानी कि जिस व्यक्ति में जितना ज्यादा ज्ञान होगा, वो व्यक्ति उतना ही नैतिक होगा। ठीक है, सुकरात का कंसेप्ट ये था। अब आपने देखा होगा कि जो प्लेटो था, वो भी सुकरात के नक्शे कदम पे ही चला, क्योंकि सुकरात का शिष्य प्लेटो था, और अरस्तु जो है प्लेटो का शिष्य था। और आपने देखा होगा कि जो सिकंदर था, वो किसका शिष्य था, अरस्तु का था, एरिस्टोटल का था। अब यूनानी काल में या ग्रीक काल में आप देखोगे तो हम चीज़ों को उस टाइम नैतिकता के साथ ही ज़्यादा जोड़ा जाता था। तो जैसे अगर हम देखें कि न्याय का संबंध नैतिकता के साथ था, यानी कि सद्गुण के साथ था। अब बात यहाँ पर अगर हम देखें, तो जैसे प्लेटो की एक पुस्तक है, द यानी कि रिपब्लिक। तो रिपब्लिक पुस्तक में अगर आप देखोगे तो न्याय की एक तरीके से वो एक आदर्शवादी अवधारणा रखते हैं, और उसमें प्लेटो का ये मानना था कि भाई प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा के 3 गुण होते हैं। ये आपने, जैसे हम प्लेटो भी पढ़ाएंगे तो उस टाइम भी थोड़ा जिक्र करेंगे। और प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा के 3 गुण होते हैं, और वो कौन कौन से गुण होते हैं, एक तो विवेक हो गया, एक साहस हो गया, और एक आपका तृष्णा, यानी कि जो इंद्रिय तृष्णा होती है वो हो गया। तो प्लेटो का ये मानना था कि व्यक्ति जिस वर्ग का होगा, उस व्यक्ति में उस वर्ग का गुण होना चाहिए, जैसे यानी कि उस वर्ग के गुण की प्रधानता होनी चाहिए। अब यहाँ पर बात ये आती है कि भाई जो विवेक है वो किस में होना चाहिए, एक तरीके से, यानी कि कहने का मतलब है जो राजा वर्ग में जो लोग आते हैं, यानी कि उन्हें एक तरीके से विवेकी होना चाहिए। जो सेना वगैरह है वो साहसी होने चाहिए, जो सेना वर्ग में आते हैं। और जो बिजनेस वर्ग में आते हैं तो उसमें इंद्रिय तृष्णा का, यानी कि उत्पादन करने की क्षमता का गुण होना चाहिए। और ये उचित अवस्था में होना चाहिए। उचित अवस्था का मतलब यहाँ प्लेटो का यही मतलब था कि जो व्यक्ति जिस वर्ग में आता है, उस वर्ग में, यानी कि जिस चीज की प्रधानता होनी चाहिए, यानी कि जो व्यक्ति जिस वर्ग में आएगा, उस वर्ग का जो आत्मीय गुण है वो उसके अंदर होना चाहिए। यही प्लेटो ने, इसी को जो है अपने जो स्टेट का कंसेप्ट था, वो न्याय आधारित इसी तरीके से प्लेटो ने समझाया। यही कारण था कि प्लेटो जो था वो एक तरीके से जो ज्ञानी राजा है उसको महत्वपूर्ण मानता था। और प्लेटो का मानना यही था कि जो ज्ञानी राजा होगा वो अपने आप में पूर्ण विवेकी होगा, और उसे गलती होने की संभावना नहीं होगी। लेकिन प्लेटो की बहुत अच्छी बात ये थी कि वो मेल और फीमेल में उसने डिफरेंस नहीं किया, और कहा कि भाई
राजा विवेकी होना चाहिए, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। ठीक है, क्लियर है। हालांकि हम अरस्तु की जब बात करते हैं तो अरस्तु जो थे, अरस्तु ने जो न्याय के कंसेप्ट को जब समझाने का प्रयास किया, तो अरस्तु ये मानते हैं कि जो सद्गुण है, यानी कि जो कहने का मतलब है नैतिकता है, को योग्यता के आधार पर मानते हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि जो व्यक्ति जितना नैतिक होगा उतना ही योग्य होगा। ठीक है। अब नैतिकता का मतलब, अरस्तु का ये मतलब था कि भाई जो राजनीतिक कार्यों में, यानी कि जो सार्वजनिक कार्यों में जो व्यक्ति जितना ही ज्यादा योगदान करेगा उसको उतना ही योग्य माना जाना चाहिए और उसी हिसाब से उसको न्याय प्राप्त होना चाहिए। मान लो हम अरस्तु के टाइम में जाते हैं और मान लीजिए किसी ने जो है कोई स्कूल या कॉलेज बनवा दिया अपने पैसों से, तो ये नैतिकता है। यानी कि अरस्तु का मानना ये था कि जो व्यक्ति जितना सद्गुणी होगा, यानी कि कहने का मतलब है कि उतना ही वो योग्य होगा। ठीक है, और उसको न्याय उसी हिसाब से उसकी योग्यता के अनुसार मिलना चाहिए, जितना वो जो है सार्वजनिक कार्यों में जितना वो योगदान करेगा। ठीक है, उसको मान सम्मान उसी हिसाब से दिया जाना चाहिए। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि अगर हम अरस्तु की बात करें, थोड़ा सा अगर हम चलें, तो अरस्तु जो थे, तो अगर हम जब अरस्तु की बात करते हैं तो अरस्तु जो है अपने न्याय में दो तरह के न्याय की बात करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि एक तो जो है सुधारात्मक न्याय है और एक वितरणात्मक न्याय है। सुधारात्मक न्याय, ठीक है, और एक था वितरणात्मक न्याय। तो हालांकि अब सुधारात्मक न्याय का मतलब इसको हम प्रतिकारात्मक न्याय भी कहते हैं। इसका तो मतलब ये है कि भाई अगर मान लो क्योंकि अरस्तु न्याय को यथा स्थितिवाद के रूप में भी देखते हैं, स्टेटस क्यू के रूप में भी देखते हैं। क्योंकि अरस्तु जो है वो यथा स्थितिवाद के समर्थक है, जो जैसा चल रहा है ऐसा चलने दो। वो यानी कि परिवर्तनकारी नहीं है। जब आपने अरस्तु जैसे पढ़ा होगा, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सुधारात्मक या प्रतिकारात्मक न्याय का मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति मान लो चोरी करता है, तो ऑब्वियस सी बात है उसको चोरी की सजा मिलनी चाहिए, यानी कि उसको दंड मिलना चाहिए, ताकि व्यवस्था में परिवर्तन ना आए और व्यवस्था जैसी है ऐसी बनी रहे। ठीक है। तो सुधारात्मक न्याय का तो मतलब ये था कि सुधारात्मक न्याय सब पर लागू होगा। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है कि चाहे वो किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो। लेकिन यहाँ पर वितरणात्मक न्याय के रूप में वो क्या कहते हैं, समान लोगों के साथ समान व्यवहार हो। तो वितरणात्मक न्याय के रूप में अरस्तु क्या कहते हैं, समान लोगों के साथ, समान लोगों के साथ समान व्यवहार हो, या हम कह सकते हैं असमान लोगों के साथ असमान व्यवहार हो। लेकिन ये जो समान लोगों के साथ जो समान व्यवहार हो, ये अरस्तु का जो वितरणात्मक न्याय था वो सबल वर्ग के लिए था। किसके लिए था, सबल वर्ग। क्योंकि अरस्तु जो थे वो दास में और स्वामी में अंतर करते थे। क्योंकि दास जो है वो तो भाई सार्वजनिक कार्यों में अपनी सेवा दे ही नहीं सकता। तो इसका मतलब कहने वितरणात्मक न्याय कहाँ तक सीमित था अरस्तु का, ओनली सबल वर्ग के लिए था, स्वामी वर्ग के लिए था। तो यानी कि कहने का मतलब है कि आज भी हम वितरणात्मक न्याय को ही तो हम अपनाते हैं, जिसमें असमान लोगों के साथ असमान व्यवहार किया जाता है, या हम कह सकते हैं समान लोगों के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि जो व्यक्ति जितना योग्य होगा उसको मान सम्मान उतना ही मिलना चाहिए। ठीक है। लेकिन ये अरस्तु का जो वितरणात्मक न्याय था वो किसके लिए था, ओनली सबल वर्ग के लिए था। ये निर्बल वर्ग के लिए नहीं था, दासों के लिए नहीं था। ठीक है। तो यहाँ पर अरस्तु का वितरणात्मक न्याय क्या है वो आपको समझ में आ गया होगा। जैसे आज की डेट में हम, आपने देखा होगा कि विभेद के नियम की बात करते हैं। अभी हम जब समानता का टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें विभेद का नियम पढ़ेंगे। जैसे आपने देखा होगा आरक्षण है,
भाई आरक्षण क्यों दिया जाता है? आरक्षण इसलिए दिया जाता है कि जो ताकि पिछड़े हैं, जो वंचित वर्ग के लोग हैं, उनको बराबरी दी जा सके और उनको समान अवसर प्राप्त हो सके, इसलिए तो दिया जाता है। तो और स्वतंत्रता एक तरीके से समान रूप से लागू हो सके, मतलब समझे ना, जैसे तुम देखो, अगर मान लो सरकार सबको शिक्षा देना चाहती है, तो भाई शिक्षा सबको देना चाहती है, यानी कि शिक्षा को हमने माना एक तरह की स्वतंत्रता है। ठीक है। अब स्वतंत्रता सबके लिए समान रूप से कब लागू होगी? जब समान होंगे सब, जभी तो लागू होगी, तभी तो सबको शिक्षा मिल पाएगी। तो कहने का मतलब है कि सही ढंग से या उचित ढंग से स्वतंत्रता को लाने के लिए आपको कहीं ना कहीं समान लोगों के साथ समान व्यवहार करना होगा और असमान लोगों के साथ असमान व्यवहार करना होगा। जैसे हम कहें कि हमारी क्लास में मान लो 100 लोग पढ़ाई कर रहे हैं और उनमें से एक हैंडीकैप है, तो क्या वो हमारे बराबर है? नहीं। तो क्या हमें उसे विशेष सुविधा नहीं देना चाहिए? तो वो हमारे जैसा तो नहीं है, असमान है, तो उसके साथ असमान के साथ असमान व्यवहार होना चाहिए, यानी कि उसको विशेष सुविधा दी जानी चाहिए। ऐसे ही हमारे देश में जितने भी हैंडीकैप हैं उनके साथ असमानों के साथ असमान व्यवहार होना चाहिए, इसका मतलब उनको विशेष अधिकार मिलने चाहिए। तो तभी तो आपने देखा होगा कि उस व्यक्ति को या उन व्यक्तियों को स्वतंत्रता सही ढंग से प्राप्त हो पाएगी। ठीक है। समान अवसरों का लाभ तभी तो मिल पाएगा। तो कहने का मतलब है इसको हम विभेद के नियम के रूप में देखते हैं, इसको हम एक सकारात्मक कार्रवाई के रूप में देखते हैं। तो कुल मिलाकर यही बात जो है अरस्तू ने भी कही है कि भाई जो व्यक्ति जितना योग्य होगा उसको मान सम्मान उतना ही मिलना चाहिए। लेकिन अरस्तू का जो न्याय है वो किसके लिए है? ओनली सबल वर्ग के लिए है। जबकि आज की डेट में हम वितरणात्मक न्याय जो देखते हैं वो किसके लिए है? वो निर्बल वर्ग के लिए है। ठीक है। कि वाकई जो वंचित वर्ग का व्यक्ति है, जो निर्मल वर्ग का व्यक्ति है, ठीक है, तो उसको असमान लोगों के साथ असमान व्यवहार होना चाहिए। जैसे तुम देखो आर्टिकल 14 विधिक समानता की, विधिक समता की बात करता है। जब हम अपने संविधान को पढ़ते हैं तो उसमें एक तो लिखा है विधि के समक्ष समता और दूसरा लिखा है विधियों का समान संरक्षण। तो ये जो विधियों का समान संरक्षण है वो विभेद के नियम को ही तो दिखाता है कि असमान परिस्थिति वाले लोगों के साथ असमान व्यवहार या उनके लिए असमान कानून होने चाहिए, तभी तो आरक्षण है। लेकिन जो, यानी कि कहने का मतलब है कि जो सकारात्मक भेदभाव होगा उसका आधार तार्किक होना चाहिए। क्लियर समझ रहे हो इस बात को? खैर हम बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। तो आई थिंक ये आप समझे। चलो हमने अरस्तु को देख लिया। अब जैसे हम कौटिल्य की बात करें तो आपने देखा कि कौटिल्य ने तो इस बात को कहा है कि न्याय जो है देश और ये समय पर यानी कि काल पर निर्भर करता है। उसकी जो है कोई निश्चित डेफिनेशन नहीं होती, वो देश के साथ और काल के साथ न्याय का अर्थ बदल जाता है। अगर हम आधुनिक काल के, अगर हम थिंकर्स के विचारकों की बात करें, जैसे बेंथम है, मिल है। जैसे बेंथम ने उपयुक्तवाद का सिद्धांत दिया, मिल ने, जेएस जो मिल है, उन्होंने बेंथम के उपयुक्तवाद को आगे भी बढ़ाया, उसमें काफी जो है संशोधन भी किया। तो बेंथम और मिल अपनी उपयुक्तवादी सिद्धांत के द्वारा न्याय को जो है व्यक्ति के सुख के साथ जोड़ते हैं। क्योंकि उपयुक्तवादी सिद्धांत जो यूटिलिटी जो थ्योरी है वो क्या कहती है कि अधिकतम लोगों के लिए अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख देना, यही तो यूटिलिटी सिद्धांत है, यही तो उपयुक्तवादी का सिद्धांत है। तो यानी कि उपयुक्तवादी जो है वो न्याय को एक तरीके से क्या मानते हैं, यानी कि वो ये मानते हैं कि जैसे आपने देखा होगा कि ग्रीक काल में या यूनानी काल में जो है न्याय को ईश्वरीय माना जाता था। जैसे अरस्तु ये कहते थे कि भाई दास जो पैदा होते हैं वो ईश्वरीय है। ठीक है। तो इसका मतलब वो एक तरीके से असमानता को ईश्वरीय मान रहे हैं, प्राकृतिक मान रहे हैं। जबकि अगर हम आधुनिक काल में देखें तो जैसे हम बेंथम की या मिल की बात करें तो वो ये कहते हैं कि भाई न्याय अपने आप में कोई ईश्वरीय या प्राकृतिक नहीं है। ठीक है। समझे? ये प्राकृतिक नहीं है। यानी कि कहने का मतलब है, तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा।
अब जैसे मार्क्सवादियों के अनुसार देखें तो मार्क्सवादी तो ये कहते हैं कि भाई शोषण का जो कारण है वो अपने आप में पूंजीपति है। पूंजीपतियों का पूंजीपतियों को नष्ट कर दिया जाए तो देन सर्वहारा वर्ग जो है वो सर्वहारा वर्ग का शोषण नहीं होगा। क्योंकि मार्क्सवादियों का मानना ये है कि भाई जो पूंजीपति वर्ग है यानी कि जो बुर्जुआ वर्ग है उनके द्वारा सर्वहारा वर्ग का शोषण होता है। ठीक है। तो एक तरीके से न्याय के रूप में अगर हम देखें तो मार्क्सवादी जो है एक वर्ग विहीन समाज की बात करते हैं। ठीक है। और एक पूंजीपति की यानी कि पूंजीपति जो वर्ग है उसकी समाप्ति की बात करते हैं। तो यानी कि कहने का मतलब है कि जो मार्क्सवादी जो विचारक हैं या मार्क्सवाद जो है वो वितरणात्मक न्याय को नहीं मानता है। अब जैसे नव उदारवाद की अगर हम बात करें, किसकी बात करें, नव उदारवाद की। जैसे अगर हम नव उदारवाद में ही देखें तो हम नव उदारवाद को भी पढ़ेंगे। जैसे इसमें नॉजिक आता है। क्या आता है, नॉजिक। हालांकि नव उदारवादी कौन है, नॉजिक है, हेयक है। ठीक है। तो नव उदारवादियों का मानना यह है कि जैसे नॉजिक, रॉबर्ट नॉजिक का क्या मानना है कि न्याय जो होता है वो क्षमता आधारित होता है। ठीक है। क्षमता आधारित यानी कि क्षमता आधारित होना चाहिए यानी कि योग्यता आधारित होना चाहिए। ये आवश्यकता अनुसार नहीं होना चाहिए जैसे मार्क्सवादी मानते हैं। यानी कि रॉबर्ट नॉजिक जो है वो सीमित राज्य व अनियंत्रित पूंजीवाद के समर्थक हैं। और ये मानते हैं कि भाई व्यक्ति को अगर कोई चीज मिलती है तो वो आवश्यकता अनुसार नहीं, व्यक्ति को कोई चीज मिले तो उसकी योग्यता के अनुसार मिलनी चाहिए। ठीक है। ऐसा नव उदारवादी रॉबर्ट नॉजिक का मानना है। अब हम बात करते हैं कि जैसे हम समतावादी जो विचारक हैं उनकी बात कर लेते हैं। समतावादी विचारकों में जैसे हम बात कर लेते हैं जॉन रॉल्स की या अमर्त्य सेन की। ठीक है। तो यहाँ तो हमने जैसे रॉबर्ट नॉजिक की बात की। तो रॉबर्ट नॉजिक का मानना क्या था कि न्याय जो है वो क्या हो, योग्यता आधारित हो। अब जो समतावादी विचारक हैं, अब जैसे हम समतावादी विचारक बात करें जैसे जॉन रॉल्स हैं या अमर्त्य सेन है। जो अमर्त्य सेन है तो ये दोनों समतावादी विचारक हैं एक तरीके से। और दोनों का मानना ये है, जॉन रॉल्स और अमर्त्य सेन की विचारधारा में भी अंतर है। देखिए अभी हम जॉन रॉल्स की तो बात ही करेंगे, उसकी पूरी थ्योरी समझाएंगे। तो इनका यही मानना है कि भाई न्याय जो है, यानी कि कहने का मतलब है कि जॉन रॉल्स जो है न्याय की अवधारणा में स्वतंत्रता को भी ऐड करते हैं और समानता को भी ऐड करते हैं और दोनों के समन्वय को लेते हैं। ठीक है। कि भाई जो न्याय की अवधारणा में विभेद के नियम को भी अपनाया जाना चाहिए और न्याय की अवधारणा में अवसरों की समानता को भी अपनाया जाना चाहिए। यानी कि कहने का मतलब है कि एक तरीके से ये स्वतंत्रता को भी लेते हैं और समानता को भी लेते हैं। बात यहाँ पर आती है कि अमर्त्य सेन की। तो अमर्त्य सेन जो है जॉन रॉल्स की थ्योरी से थोड़ा सा डिफरेंट अपनी थ्योरी को देते हैं। ये न्याय को एक तरीके से, यानी कि न्याय का जो इनका, न्याय को इन्होंने जो डिफाइन किया वो एक तरीके से कैपेसिटी, क्षमता निर्माण के रूप में देखा। जैसे आपने देखा होगा कि जॉन रॉल्स तो ये कहते हैं कि जो न्याय की प्रक्रिया है वो निष्पक्ष होनी चाहिए और जब न्याय की प्रक्रिया निष्पक्ष होगी, उसको निष्पक्ष तरीके से न्याय को जब लाया जाएगा तो सबको अपने आप ही न्याय प्राप्त हो जाएगा। जबकि यहाँ पर अमर्त्य सेन कहते हैं कि नहीं, न्याय ऐसे प्राप्त नहीं होगा। हमें जो हमें जो है क्षमता निर्माण को बढ़ावा देना होगा, तभी न्याय की प्राप्ति हो सकती है। अब इस चीज को थोड़ा सा समझना। तो जॉन रॉल्स क्या है,
ये मानते हैं कि न्याय की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए? न्याय की प्रक्रिया निष्पक्ष हो। अमर्त्य सेन क्या मानते हैं? वो ये मान के चलते हैं कि न्याय तभी प्राप्त होगा जब लोगों की क्षमता निर्माण को बढ़ाया जाए। अब देखो, इसको ऐसे समझो, हम ये मान के चलते हैं कि हम पहले जॉन रॉल्स के हिसाब से थोड़ा सा समझते हैं। जॉन रॉल्स ये कह रहे हैं कि भाई, हमने सपोज करो विभेद के नियम को अपनाया और विभेद के नियम के रूप में घोषणा करी कि भाई, जो निर्मल वर्ग की महिलाएं हैं उनको जो है हम जो है हर महीने 1-1 हज़ार रुपए देंगे। ठीक है? या किसी तरह की कोई सुविधा देंगे, मान लीजिए। तो यहाँ पर जॉन रॉल्स का ये कहना था कि अगर प्रक्रिया निष्पक्ष है तो ऑब्वियस सी बात है, न्याय आराम से प्राप्त हो जाएगा। अमर्त्य सेन अमर्त्य सेन इसका समर्थन नहीं करते। वो कहते हैं कि न्याय ऐसे प्राप्त नहीं होगा। न्याय के लिए हमें क्षमता निर्माण का विकास करना होगा। मान लीजिए कोई सुविधा सरकार दे रही है किसी को, तो वो सुविधा जो है शहर की महिला तो प्रयोग कर पा रही है, ठीक है, क्योंकि वो सशक्त है। लेकिन वहीं पर जो ग्रामीण क्षेत्र है, जो एक तरीके से पहाड़ी इलाके में है, वहाँ की महिला जो है उस सुविधा का फायदा नहीं उठा पा रही, क्योंकि वो सक्षम नहीं है, उसके अंदर वो कौशल नहीं है, उसके अंदर वो क्षमता निर्माण नहीं है। तो यहाँ पर अमर्त्य सेन का कहने का मतलब ये था कि भाई, ये न्याय तभी तो प्राप्त हो जाएगा जब आप कैपेसिटी बिल्डिंग को बढ़ावा दोगे, क्षमता निर्माण को बढ़ावा दोगे। तो यहाँ अमर्त्य सेन की और जॉन रॉल्स के जो न्याय के सिद्धांत में यहाँ अंतर आ जाता है। ठीक है? क्लियर है? थोड़ा सा समझ में तो आया होगा यहाँ पर। खैर, यहाँ थोड़ा सा मैंने आपको हल्का सा समझाने का यहाँ थोड़ा सा प्रयास किया। खैर, आप चलते हैं। अब इनकी जॉन रॉल्स की थ्योरी को हम समझ लेते हैं। देखिए, रॉल्स जो है वो न्याय को दैवीय या प्राकृतिक नहीं मानते। एक तरीके से वो मानव निर्मित मानते हैं कि भाई, जो न्याय है, जो जस्टिस है, वो मानव निर्मित है। ठीक है? और इनका जो न्याय है वो एक तरीके से समझौता की कल्पना, यानी कि समझौता की परिकल्पना करता है। तो जॉन रॉल्स के न्याय में सभी व्यक्ति शामिल हैं और एक तरीके से सार्वभौमिक न्याय पर फोकस करते हैं। हालांकि जो जो जॉन रॉल्स हैं वो उपयुक्तावाद के समर्थक नहीं है, क्योंकि उपयुक्तावाद जो होता है वो एक तरीके से बहुसंख्यकों के साथ खड़ा होता है। उपयुक्तावाद का मतलब क्या होता है कि अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। जबकि जॉन रॉल्स एक उदारवादी विचारक भी हैं, और जॉन रॉल्स का मानना ये है कि जब व्यक्ति जो होता है वो एक तरीके से साध्य होता है, और व्यक्ति जब साध्य है तो ऑब्वियस सी बात है, हर व्यक्ति की अपनी एक इम्पोर्टेंस है। तो वो कांट के सिद्धांत को अपनाते हैं, यानी कि कांट का वो एक तरीके से क्या करते हैं, समर्थन करते हैं। और कांट के अनुसार कांट क्या मानते हैं कि व्यक्ति स्वयं में साध्य है, तो इसका मतलब न्याय की पहुंच सभी तक होनी चाहिए। तो इसलिए आपने देखा होगा कि जो जॉन रॉल्स है वो उपयोगितावाद का समर्थन ना करके वो कांट के नैतिक सिद्धांत का समर्थन करते हैं, और जिसमें वो इस बात को मानते हैं कि जो व्यक्ति है उसको साध्य के रूप में देखा जाना चाहिए, ना कि साधन के रूप में। और न्याय की पहुंच सभी लोगों तक होनी चाहिए।
क्लियर है? तो यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि जॉन रॉल्स ने फिर अपने न्याय को जब समझाया, तो उन्होंने अपना जो न्याय का सिद्धांत दिया, उनका न्याय का सिद्धांत एक तरीके से उदारवादी है, वितरण मूलक है और प्रक्रियात्मक है। खैर, तो यहाँ समझ लेते हैं। देखिए, जॉन रॉल्स जो है बेंथम के उपयुक्ततावाद का समर्थन ना करके कांट के नैतिक सिद्धांत का समर्थन करते हैं। कांट मानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति साध्य है, तो इसलिए रॉल्स अल्पसंख्यकों के हितों का भी समर्थन करते हैं। क्योंकि जो उपयुक्ततावादी सिद्धांत है, तो वो तो बहुसंख्यकों के हितों का समर्थन करता है, और यही कारण था कि उन्होंने कांट के नैतिकतावादी सिद्धांत को अपनाया और उसके आधार पर अपना न्याय का सिद्धांत दिया। अब देखिए, जॉन रॉल्स का जो न्याय है, यानी कि कहने का मतलब है कि जॉन रॉल्स एक समतावादी विचारक है। जॉन रॉल्स का जो न्याय है वो उदारवादी, वितरणात्मक व एक तरीके से प्रक्रियात्मक प्रक्रियात्मक है। देखिए, उदारवादी तो इसलिए है क्योंकि जॉन रॉल्स उदारवाद का भी समर्थन करते हैं, क्योंकि वो व्यक्ति को साध्य के रूप में देख रहे हैं। तो उदारवाद व्यक्ति को साध्य के रूप में तो देखता ही है। ठीक है, एक मिनट, मेरी आवाज तो आ रही है? सॉरी भाई, सॉरी। देखिए, हम कहाँ थे हम? तो मैंने कहा कि भाई जॉन रॉल्स एक समतावादी विचारक है। जॉन रॉल्स का न्याय उदारवादी है। अब उदारवादी क्यों है, एक बात समझो यहाँ पर। क्योंकि जॉन रॉल्स व्यक्ति को साध्य मानते हैं और उदारवाद व्यक्ति को साध्य के रूप में देखता है। ठीक है, जो जॉन रॉल्स हैं वो स्वतंत्रता के समर्थक हैं, और उदारवाद की सबसे खड़ी खास बात क्या होती है? वो स्वतंत्रता पर फोकस करता है। उदारवाद स्वतंत्रता को प्राथमिकता देता है। यहाँ पर वितरणात्मक की बात करें तो जैसे मैंने कहा उदारवादी है। उदारवादी का मतलब क्या है भाई? व्यक्ति जो है साध्य है। क्या है? व्यक्ति साध्य है। यहाँ पर अगर हम देखें, स्वतंत्रता पर बल है, पूंजीवाद का समर्थन। तो कहने का मतलब है कि जॉन रॉल्स इसके समर्थक हैं। ठीक है,
वितरणात्मक का मतलब एक तरीके से क्या है, विभेद का नियम है। अब विभेद के नियम का मतलब क्या होता है कि सकारात्मक कार्रवाई एक तरीके से जो वंचित वर्ग के लोग हैं, जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, उनको कहने का मतलब है कि समान अवसरों के लिए समान अवसर कब प्राप्त होंगे, जब असमान लोगों के साथ असमान व्यवहार होगा। यानी कि जो वंचित वर्ग के लोग हैं उनके साथ सकारात्मक कार्रवाई होगी। ठीक है, जैसे कि आरक्षण एक सकारात्मक कार्रवाई है, तो ये एक तरीके से क्या हो गया, वितरणात्मक हो गया। प्रक्रियात्मक का मतलब है कि जो प्रक्रिया है वो निष्पक्ष हो एक तरीके से। यानी कि कहने का मतलब है कि प्रक्रियात्मक जो है वो योग्यता आधारित हो। यानी कि न्याय क्या हो, योग्यता आधारित हो। और प्रक्रिया क्या हो, वो निष्पक्ष हो। ये पॉइंट ठीक है। तो कुल मिलाकर हम इस बात को तो समझे कि भाई जॉन रॉल्स जो है वो समतावादी विचारक हैं। जॉन रॉल्स का न्याय उदारवादी है, वितरणात्मक है और एक तरीके से प्रक्रियात्मक है। तो आई थिंक यहाँ पर ये पॉइंट तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, यानी कि जो जॉन रॉल्स हैं वो प्रक्रिया पर बल देते हैं, नियमों पर एक तरीके से बल देते हैं। यानी कि उनका जो न्याय है वो एक तरीके से तात्विक नहीं है, परिणामवादी नहीं है। क्योंकि जो समाजवादी होते हैं वो न्याय को एक तरीके से क्या मानते हैं, वो तात्विक मानते हैं, परिणामवादी मानते हैं। ठीक है, जबकि जो उदारवादी होते हैं वो न्याय को प्रक्रियात्मक तरीके से देखते हैं। कहने का मतलब है कि भाई प्रक्रिया सही होनी चाहिए, नियम सही होने चाहिए, निष्पक्ष होने चाहिए। तो कहने का मतलब है कि हम इतना तो समझ में आ गया कि भाई रॉल्स एक उदारवादी विचारक भी हैं और एक तरीके से वो व्यक्तिवादी भी हैं। अब यहाँ पर हम एक तरीके से ये समझें कि जॉन रॉल्स का मुख्यतः जो न्याय है वो एक तरीके से नियम आधारित है, प्रक्रियात्मक है एक तरीके से। ठीक है, वो तात्विक नहीं है, परिणाम आधारित नहीं है। तो यहाँ तो समझे। अब देखो यहाँ पर एक बात समझने की कोशिश करना कि जैसे आपने देखा होगा कि अब हम जॉन रॉल्स का न्याय का सिद्धांत देख लेते हैं। अब थोड़ा सा आपको समझ में आएगा। देखिए, जॉन रॉल्स का जो न्याय का सिद्धांत है, जॉन रॉल्स का जो न्याय का सिद्धांत है, तो न्याय के सिद्धांत को देने में जॉन रॉल्स क्या कहते हैं। जॉन रॉल्स का मानना यही है कि न्याय का उद्देश्य क्या होना चाहिए कि प्राथमिक जो सामाजिक वस्तुएं हैं उनका वितरण होना चाहिए। यानी कि कहने का मतलब है कि जो जरूरतमंद लोग हैं उनको प्राथमिक जो है सामाजिक वस्तुएं प्राप्त होनी चाहिए। एक तरीके से कहने का मतलब है कि पद है, वेतन है, संपत्ति है, अवसर है, वगैरह वगैरह। यहाँ हम इस तरीके से देख सकते हैं। अब जॉन रॉल्स ने इन चीजों को कैसे समझाने का प्रयास किया है, जॉन रॉल्स का जो न्याय सिद्धांत है उसको थोड़ा सा अब हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए, जॉन रॉल्स ये कहते हैं कि अगर प्रक्रिया निष्पक्ष होगी तो परिणाम स्वयं प्राप्त हो जाएंगे। यदि न्याय की प्रक्रिया निष्पक्ष होगी तो परिणाम स्वयं प्राप्त हो जाएंगे। तो परिणाम स्वयं प्राप्त हो जाएंगे, तो इसका क्या मतलब है। अब यहाँ पर एक कहने का मतलब है, एक कल्पना करते हैं जॉन रॉल्स। यानी कि एक जॉन रॉल्स जो है एक सामाजिक विषमताओं को संतुलित करने के लिए वो एक कल्पना करते हैं
और कल्पना में क्या करते हैं कि वो एक ओरिजिनल पोजीशन बनाते हैं। यानी कि मतलब कहने का मतलब है कि वो एक जो ओरिजिनल पोजीशन, वो कहते हैं कि एक मूल स्थिति की, एक अवस्था की कल्पना करते हैं। उसमें कहते हैं कि हमने कुछ लोग लिए जिनको उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर का नाम दिया, यानी कि मूल स्थिति की अवस्था। मूल स्थिति की अवस्था की एक कल्पना करते हैं। उसमें जॉन रॉल्स कहते हैं कि मान लो कुछ कॉन्ट्रैक्टर हैं। क्या है? कॉन्ट्रैक्टर हैं, मतलब कुछ लोग हैं। मान लो हमारी क्लास में 20 बच्चे हैं, हमने उनको कॉन्ट्रैक्टर का नाम दिया। ठीक है, वो सब मिलकर बैठे हुए हैं। अब ये जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, जो मूल स्थिति की अवस्था में है, तो यहाँ पर जॉन रॉल्स एक कल्पना ये कर रहे हैं कि भाई ये जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, इनसे बोला जाता है कि आप न्याय को लेकर जो है, आप न्याय की प्रक्रिया को आप तय करें कि न्याय कैसा होना चाहिए। अब ये जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, इनको ये तो पता है कि हम आने वाले भविष्य में कुछ ना कुछ काम करेंगे या कुछ ना कुछ बनेंगे, लेकिन हम क्या बनेंगे हमें ये नहीं पता। तो एक तरह की कल्पना करते हैं जॉन रॉल्स। यानी कि कहने का मतलब है कि जॉन रॉल्स यह कहते हैं कि ये जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, ये व्यक्ति जो हैं, मतलब कहने का मतलब है जिसको, जिन व्यक्तियों को जॉन रॉल्स ने कॉन्ट्रैक्टर कहा, एक तरीके से ये व्यक्ति हैं और वो अज्ञान के पर्दे के पीछे हैं। ये कॉन्ट्रैक्टर जो है वो अज्ञान के पर्दे के पीछे हैं। यानी कि इंग्लिश में इसको जो नाम दिया जाता है, वेल ऑफ इग्नोरेंस कहा जाता है। वेल ऑफ इग्नोरेंस। तो ये जो वेल ऑफ इग्नोरेंस है, इसमें ये कहते हैं कि जो ये लोग बैठे हैं जिनको कॉन्ट्रैक्टर का नाम दिया है, वो अज्ञान के पर्दे के पीछे बैठे हैं। यानी कि उनको ये तो पता है कि वो कुछ ना कुछ बनेंगे। ठीक है, मान लो हमारी क्लास में 20 बच्चे बैठे हैं। अब आपको ये तो पता है कि हम कुछ ना कुछ तो करेंगे। ठीक है, लेकिन हम क्या करेंगे, क्या बनेंगे, हमें उसका नहीं पता। ठीक है, हमें उसका नहीं पता। कोई आईएएस बनेगा, कोई असिस्टेंट प्रोफेसर बनेगा, कोई एसएससी में जाएगा, कोई चाट वाला बनेगा, कोई रिक्शे वाला बनेगा। ठीक है, कोई कुछ भी बन सकता है, लेकिन हमें नहीं पता। अब इनसे पूछा जाए कि भाई न्याय किस टाइप का होना चाहिए, तो ऐसे लोग न्याय को कैसे तय करेंगे? तो यहाँ पर जॉन रॉल्स ये भी मानते हैं कि ये जो व्यक्ति हैं वो स्वार्थी तो हैं, लेकिन लालची नहीं है। लेकिन अपने लाभ को ये सब बढ़ाना चाहते हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि इन सब के दिमाग में एक बात तो है कि वो अपने लाभ को बढ़ाना चाहते हैं, जिसको जॉन रॉल्स ने चरमीकरण सिद्धांत कहा। यानी कि ये सब चरमीकरण के सिद्धांत से प्रेरित है, जो अपने लाभ को बढ़ाना चाहते हैं। यानी कि इसको मैक्सिमिन रूल का नाम दिया। तो इन लोगों से अगर पूछा जाए कि भाई न्याय कैसा होना चाहिए, उसकी न्याय की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, तो ये जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, तो वो दो तरह की बात करते हैं। और वो क्या करते हैं कि एक तो वो इस बात को कहते हैं, कहने का मतलब है कि भाई यहाँ पर पॉइंट जो रखा इन्होंने कि यानी कि न्याय किस टाइप का होना चाहिए, कि जो योग्य व्यक्ति को
अवसर योग्य आधारित हो और न्यूनतम जो प्राथमिक, 1 मिनट। तो मेरा कहने का मतलब ये था, न्यूनतम प्राथमिक वस्तुओं की प्राप्ति हो। तो यहाँ कहने का मतलब है कि जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, जो लोग बैठे हैं, जिनको ये नहीं पता कि भाई आने वाले भविष्य में वो क्या बनेंगे, और उनसे ये पूछा जाए कि भाई न्याय कैसा हो, तो वो दो तरह का पक्ष रखते हैं कि भाई जो योग्य हैं उनको आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए, उनको समान अवसर मिलने चाहिए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ सकें, ठीक है, और अवसरों को भुना सकें। और दूसरी बात, जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनकी कम से कम न्यूनतम प्राथमिक वस्तुओं की उनकी प्राप्ति होनी चाहिए, इस तरह का न्याय होना चाहिए। तो ऐसा मतलब जॉन रॉल्स अपने इस सिद्धांत में बताते हैं, ठीक है। तो यही है अपने आप में अज्ञान के पर्दे के पीछे का जो कॉन्सेप्ट है। तो इन्होंने, जॉन रॉल्स ने कहा कि ये जो प्रक्रिया है वो एक तरीके से निष्पक्ष है, ठीक है। तो यानी कि कहने का मतलब है कि भाई जो योग्य व्यक्ति है उसको आगे बढ़ने का पूरा मौका मिलना चाहिए, ठीक है, और जो कमजोर वर्ग का व्यक्ति है उसको कम से कम प्राथमिक न्यूनतम सुविधाएं प्राप्त होनी चाहिए। इसका मतलब न्यूनतम प्राथमिक सुविधाएं प्राप्त होनी चाहिए, ये विभेद के नियम को दिखाता है कि कम से कम जो उसकी न्यूनतम जरूरत है तो उसकी तो पूर्ति कम से कम होनी चाहिए, इस तरह का न्याय हो, और जो योग्य है उसको आगे बढ़ने का पूरा मौका मिलना चाहिए, ठीक है, ताकि जो है अवसरों की समानता प्राप्त हो सके। खैर, तो यहाँ आपने देखा कि जॉन रॉल्स ने अपने इस पॉइंट को कैसे समझाने का प्रयास किया, ठीक है। तो जॉन रॉल्स अपने विवेचन के आधार पर न्याय के फिर दो नियम बताते हैं, ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब जब दो नियम बताते हैं तो वो दो नियम क्या बताते हैं, यानी कि वो न्याय के दो नियम क्या बताते हैं। अब वो कहते हैं कि न्याय के दो नियम कैसे, कि भाई एक तो स्वतंत्रता है, क्योंकि जॉन रॉल्स का जो सिद्धांत है वो स्वतंत्रता और समानता दोनों की बात करता है, दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन की बात करता है। वो स्वतंत्रता को भी लेके आते हैं, समानता को भी लेके आते हैं। और एक है सामाजिक आर्थिक जो विषमता है। तो कहने का मतलब है कि जॉन रॉल्स का जो न्याय का सिद्धांत है उसमें जो दो नियम हैं, एक स्वतंत्रता है और एक सामाजिक आर्थिक विषमता है।
वो सामाजिक आर्थिक विषमता को दूर करने के लिए, यानी कि वो स्वतंत्रता की भी बात करते हैं और सामाजिक आर्थिक विषमता की भी बात करते हैं। तो यहाँ पर जॉन रॉल्स जो कहते हैं वो इस बात को कहते हैं कि भाई सामाजिक आर्थिक विषमता, यानी कि कहने का मतलब है कि सामाजिक आर्थिक विषमता को दूर कैसे किया जाए। तो यहाँ पर एक तो स्वतंत्रता का कंसेप्ट रखते हैं और एक सामाजिक आर्थिक विषमता का कंसेप्ट रखते हैं। तो सामाजिक आर्थिक विषमता को दूर करने की जो बात करते हैं उससे ज़्यादा वो स्वतंत्रता को ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं। और यहाँ पर सामाजिक आर्थिक विषमता के लिए वो विभेद के नियम को अपनाते हैं कि सामाजिक आर्थिक विषमता को दूर करने के लिए विभेद का नियम अपनाया जाए, विभेद का नियम हो और क्या हो, अवसरों की समानता हो। और तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो वो सामाजिक आर्थिक विषमता से ज्यादा, यानी कि सामाजिक आर्थिक, हम कह सकते हैं कि समानता के लिए, या इसको समानता लिख सकते हो कि समानता से ज्यादा वो स्वतंत्रता पर बल देते हैं। और सामाजिक आर्थिक विषमता को दूर करने के लिए, यानी कि समानता लाने के लिए, वो विभेद के नियम की बात करते हैं और अवसरों की समानता की बात करते हैं। लेकिन इन दोनों में भी तुम देखोगे तो विभेद के नियम से ज्यादा वो अवसरों की समानता पर बल देते हैं। अब रीजन क्या है कि ये जो विभेद का नियम है वो एक तरीके से सकारात्मक कार्रवाई को दिखाता है। सकारात्मक कार्रवाई का मतलब क्या होता है एक तरीके से? सकारात्मक कार्रवाई का मतलब यही तो होता है कि भाई कि जो असमान लोगों के साथ असमान व्यवहार हो, जो वंचित वर्ग के लोग हैं तो उनको बराबरी का मौका तभी तो मिलेगा। जैसे मैंने स्वतंत्रता की बात की, भाई स्वतंत्रता कब प्राप्त होगी? जब सब बराबर होंगे तभी तो सबको समान स्वतंत्रता प्राप्त होगी। तो उसके लिए विभेद के नियम को अपनाना होगा। और यहाँ अवसरों की समानता का मतलब क्या है? अवसरों की समानता का मतलब ये है कि विभेद का नियम 100% नहीं हो सकता, यानी कि उसकी लिमिट को तय किया जाए एक तरीके से, ताकि जो योग्य व्यक्ति है उसको भी आगे बढ़ने का पूरा मौका मिले। ठीक है, क्लियर है? तो कुल मिलाकर यहाँ पर देखें तो न्याय के दो नियमों में वो सामाजिक आर्थिक जो समानता से ज्यादा स्वतंत्रता पर बल देते हैं, और सामाजिक आर्थिक विषमता को दूर करने के लिए वो विभेद के नियम और अवसरों की समानता की बात करते हैं। लेकिन विभेद के नियम और अवसरों की समानता में अगर देखें तो वो अवसरों की समानता को ज्यादा फोकस करते हैं। अब जैसे यहाँ पर हमने इसको ए लिखा, मान लो इसको हमने बी लिखा, इसको हमने मान लो ये सी लिखा, और इसको मान लो हमने डी लिखा। तो हम इसको ऐसे समझेंगे कि ये ए को ज्यादा प्राथमिकता देते हैं, ठीक है, और यहाँ पर अगर हम देखें तो सी से ज्यादा डी को ज्यादा प्राथमिकता है। ओके, राइट? यहाँ क्लियर समझ में आपको आ गया होगा। तो कहने का मतलब है कि सामाजिक आर्थिक असमानता को इस तरीके से जो व्यवस्थित किया जाए ताकि अ, न्यूनतम सुविधा प्राप्त जो वर्ग है उसको अधिकतम फायदे प्राप्त हो, तभी तो विभेद का नियम, उन्होंने विभेद के नियम को पॉइंट जो है रखा। तो प्राथमिकता का क्रम भी मैंने कई बार पूछ लिया जाता है, तो प्राथमिकता का क्रम मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। अब यहाँ पर आपने देखा होगा कि जॉन रॉल्स, यहाँ पर जॉन रॉल्स विभेद के नियम को क्यों अपना रहे हैं, सकारात्मक कार्रवाई को क्यों लेके आ रहे हैं, कल्याणकारी राज्य को वो उचित क्यों ठहराते हैं? उनका मानना ये है कि भाई जो न्याय है वो पुरस्कार का सिद्धांत ना होकर वो एक तरीके से क्षतिपूर्ति का सिद्धांत है। भाई जो अवसरों की समानता है वो पुरस्कार का सिद्धांत है एक तरीके से, क्योंकि जो व्यक्ति है तो योग्य जो व्यक्ति है उसको जो है योग्यता के आधार पर आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। लेकिन जॉन रॉल्स का ये भी तो मानना है, वो ये कहते हैं कि विभेद के नियम को भी तो अपनाया गया है, तो यहाँ पर इसको ये क्षतिपूर्ति के सिद्धांत के रूप में देखते हैं।
अब क्षतिपूर्ति के सिद्धांत का मतलब उनका ये है, यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जैसे वो एक श्रृंखला सिद्धांत देते हैं, यानी कि जिसको चेन प्रिंसिपल कहा जाता है। तो उसमें उनका ये मानना है कि जैसे किसी श्रृंखला की जो मजबूती होती है वो उसकी जो सबसे कमजोर कड़ी पर निर्भर करती है। अब जो कमजोर वर्ग के लोग हैं वो सबसे कमजोर कड़ी है, ठीक है। तो यानी कि कहने का मतलब है कि सबसे कमजोर कड़ी को स्टेबिलिटी दी जानी चाहिए, तो देन तभी जो है वो कड़ी जो है वो जो चैन है वो मजबूत हो पाती है, ठीक है। तो यही है उनका एक श्रृंखला का सिद्धांत जिसमें वो विभेद के नियम को सही मानते हैं एक तरीके से, ठीक है, क्लियर है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर इनका जो कंसेप्ट है वो आपको सही ढंग से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यही जॉन रॉल्स का एक तरीके से सिद्धांत है। तो इसका मतलब इनके सिद्धांत में अगर आप देखोगे तो हम ये कह सकते हैं इनके सिद्धांत में स्वतंत्रता व समानता का समायोजन है, ठीक है। स्वतंत्रता व समानता का क्या है, समायोजन है। ये स्वतंत्रता पर भी फोकस कर रहे हैं, ठीक है, और ये समानता पर भी बल दे रहे हैं। हालांकि अगर हम यहाँ पर आगे की पॉइंट अगर हम देखें, अब जैसे आपने देखा होगा कि समुदायवादी हैं, कुछ अलग से अवधारणाएं भी हैं। अगर हम इसमें देखें तो अलग अलग तरह की अवधारणाओं में अगर हम देखें, जैसे हम मार्क्सवादियों की बात कर लेते हैं, तो मार्क्सवादी एक तरीके से जो है अ, ये जॉन रॉल्स की आलोचना करते हैं कि जॉन रॉल्स जो है वो स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, और स्वतंत्रता जो है वो पूंजीवाद का समर्थन करती है। यानी कि कहने का मतलब है कि स्वतंत्रता की तरफ उनका ज़्यादा फोकस है, और पूंजीवाद का वो जो है जॉन रॉल्स समर्थन करते हैं। और जबकि मार्क्सवादी ये मानते हैं कि जब तक पूंजीपतियों को नष्ट नहीं किया जाएगा, उनका सफाया नहीं होगा, जब तक एक वर्गहीन समाज पैदा नहीं होगा। तो मार्क्सवादियों के द्वारा इसकी आलोचना की गई है। उसके अलावा अगर हम देखें तो जो स्वेच्छा तंत्रवादी हैं, यानी कि जैसे हमने अभी बात की थी, स्वेच्छा तंत्रवादी जो नव उदारवादी हैं, जैसे रॉबर्ट नॉजिक हैं। भाई रॉबर्ट नॉजिक तो सीधी सीधी स्वतंत्रता पे ज़्यादा फोकस करते हैं। वो जो है एक मुक्त बाजार के, यानी कि मुक्त बाजार का ज़्यादा समर्थन उन्होंने किया है। पूंजीवादी यानी कि पूंजीवादी जो पूंजीवादी व्यवस्था के समर्थक हैं, तो वो विभेद के नियम को क्यों अपनाएंगे? क्योंकि नव उदारवादियों का कहना क्या है? भाई नव उदारवादियों का कहना ये है कि भाई हम बड़ी मेहनत से पैसा कमाते हैं, और हमारी मेहनत के पैसे को सरकार टैक्स के रूप में लेती है, और उस टैक्स से सरकार जो है वंचित वर्ग के लोगों को उन पर पैसा खर्च करती है। तो ये अपने आप में न्याय नहीं है, मतलब ऐसा नव उदारवादियों का मानना है। यही तो नव उदारवादियों ने यही तो कहा है कि ये जो सिस्टम है ये अपने आप में गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी हम उसकी भी, मैं नव उदारवाद की भी अभी थोड़ी देर में बात कर लूंगा, ठीक है, रॉबर्ट नॉजिक की। तो लेकिन थोड़ा सा कंसेप्ट तो आपको समझ में आया, क्योंकि वो कहने का मतलब है कि जो बाजारवादी अर्थव्यवस्था के समर्थक हैं, और बाजारवादी अर्थव्यवस्था में जो है इस बात को गलत माना जाता है कि भाई जो कमाई का पैसा है उसे जो वंचित वर्ग के लोगों में बांट दिया जाए। अब यहाँ पर तुम देखोगे तो नारीवादी जो है, भाई नारीवादी तो हमेशा एक ही बात कहते हैं। उनका कहना क्या है कि भाई जो पुरुष प्रधान देश है, तो पुरुष प्रधान देश में मेल और फीमेल के बीच में हमेशा अंतर रहा है। तो कहने का मतलब है कि नारीवादियों ने यहाँ एक तरीके से आलोचना जॉन रॉल्स की कर दी कि भाई उनकी विचारधारा में एक पुरुषवादी सोच ही दिखाई देती है, ठीक है। तो कहीं पर उन्होंने जो है नारी के समर्थन में अपनी कोई खास बात नहीं रखी। अब यहाँ पर एक पॉइंट जो आता है, सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट आता है, अगर तुम देखोगे तो समुदायवादी जो आलोचक हैं उनके विषय में महत्वपूर्ण आ जाता है। हाँ, यहाँ पर एक चीज और मैं बता दूं आपको कि जो इसकी जो पुस्तक है, यानी कि कहने का मतलब है थोड़ी सी पुस्तक इम्पोर्टेंट है।
अगर हम देखें तो इनको जरूर, पुस्तक को आप जरूर लिखिएगा, अ, क्योंकि जॉन रॉल्स की जो पुस्तक है वो थोड़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो मैं ज़्यादा पुस्तक आपको इसमें नहीं बताऊंगा, क्योंकि ज़्यादा पुस्तक बताने के चक्कर में आपकी जो मेन चीज़ें हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। ठीक है, जैसे अगर हम देखें यहाँ पर, जैसे 1958 में अगर आप देखोगे तो जॉन रॉल्स ने जस्टिस एज फेयरनेस पुस्तक लिखी। ये जॉन रॉल्स की पुस्तक है 1958 की। और अगर हम एक दूसरी पुस्तक देखें तो एक ए थ्योरी ऑफ जस्टिस है। बड़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है दोनों, तो ये आप लिख लेना, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है। तो यानी कि कहने का मतलब है कि जस्टिस एज फेयरनेस, क्योंकि इन्होंने न्याय को निष्पक्षता के रूप में देखा, और इनका न्याय, ये न्याय को सार्वभौमिक मानते हैं अपने न्याय को। और एक थ्योरी ऑफ जस्टिस 1971 में इन्होंने जो दी, जो न्याय के अपने नियम बताए, जिसमें सामाजिक आर्थिक समानता से ज़्यादा स्वतंत्रता पर ज़्यादा इन्होंने फोकस किया। ठीक है, अब जैसे तुम देखोगे समुदायवादी जो है, आलोचक जो है, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कई बार समुदायवादी के विषय में पूछ लिया जाता है। जैसे अगर हम समुदायवादी देखें, समुदायवादी जो होते हैं वो समुदाय पर, यानी कि इनका जो केंद्र बिंदु है वो समुदाय है। जबकि जैसे अलग अलग होता है ना, कि आपने देखा होगा मार्क्सवादी समाज को केंद्र बिंदु मानते हैं। ठीक है, आपका उदारवादी है, व्यक्ति को केंद्र बिंदु मानते हैं, नारीवादी नारी को केंद्र बिंदु मानते हैं। ठीक है, फांसीवादी जो है राज्य को केंद्र मानते हैं, और यहाँ पर समुदायवादी समुदाय को केंद्र मानते हैं। अब इसमें जो विचारक हैं अगर हम देखें, तो जैसे माइकल वॉल्जर हैं, अलग अलग तरह के इसके जो समर्थक हैं, जैसे माइकल माइकल जैसे वाल्जर हैं, फिर आपके सैंडल हैं, टेलर हैं। ठीक है, तो ये विचारक जरूर याद रख लेना। और इसके अलावा अगर हम देखें तो एक विचारक मैकी, मैकी मतलब मैकी जो है अ, टायर है, मैकी मैकिन टायर। तो माइकल वॉल्जर हैं, सैंडल हैं, टेलर हैं, और मैकिन टायर हैं। तो ये चार, क्योंकि समुदायवाद से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये विचारक पूछे जा सकते हैं। तो समुदायवादियों का क्या मानना है? पहली बात तो इनकी विचारधारा क्या है। समुदायवादियों का मानना ये है कि ये उदारवाद में, क्योंकि उदारवादी जो विचारधारा है वो एक तरीके से अणुवादी विचारधारा है। क्योंकि उदारवादी ये मान के चलते हैं कि व्यक्ति उसी तरीके से स्वतंत्र है जैसे एक अणु स्वतंत्र होता है। ठीक है, यानी कि वो अपना अच्छा और बुरा जानता है, राइट। और एक तरीके से, यानी कि वो अ, एक अणु की तरह स्वतंत्र है। इसलिए आपने देखा होगा कि उदारवादी जो विचारधारा है वो व्यक्ति केंद्रित है। ठीक है, जबकि समुदायवादी ऐसा नहीं मानते। समुदायवादियों का मानना है कि नहीं, व्यक्ति जो है वो अणुवादी नहीं है, अणु की तरह स्वतंत्र नहीं है, वो अपने समुदाय पर निर्भर करता है। यानी कि कहने का मतलब है कि उसकी जो विचारधारा है वो जिस समुदाय में पलता है, उसका पालन पोषण होता है, उस समुदाय से वो प्रभावित होता है। यानी कि कहने का मतलब है कि उसके साथ वो एक सापेक्षिक संबंध रखता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो समुदायवादी हैं उनका जो केंद्र बिंदु है वो समुदाय है।
तो यह इनका ये कहना था समुदायवादियों का कि जो न्याय होता है वो समुदाय आधारित होता है, वो सार्वभौमिक नहीं होता। हर समुदाय की अपनी क्या होती हैं, अपनी परंपराएं होती हैं, और उन परंपराओं के अनुसार ही समुदाय में तय होता है कि क्या न्याय है और क्या अन्याय है। ठीक है। तो ये जो जॉन रॉल्स हैं जो ये कहते हैं कि भाई न्याय अपने आप में सार्वभौमिक है, तो न्याय सार्वभौमिक हो ही नहीं सकता। ठीक है। ये वहाँ की जो उस समुदाय की जो अपनी संस्कृति होगी ये उस पर डिपेंड करता है। ठीक है। समझिए इस बात को। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि समुदायवादियों का ये भी मानना है कि भाई जिस तरीके से जो व्यापार है, उद्योग है, जिस उसको बढ़ावा देने के लिए मौद्रिक जो पूंजी है वो लगाई जाती है, उसी तरीके से समुदायवाद को बढ़ावा देने के लिए जो सामाजिक मुद्दे होते हैं उन पर समय और जो है ऊर्जा खर्च करनी चाहिए, ताकि समुदायवाद को आगे बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है। क्योंकि हर समुदाय की अपनी क्या होती है, एक संस्कृति होती है, और ताकि एक बेहतर समाज का निर्माण किया जा सके। ठीक है। अब बात यहाँ पर आती है कि भाई उदारवाद में और समुदायवाद में मैंने एक थोड़ा सा अंतर तो बताया, और मैंने कहा कि समुदायवादी जो है जॉन रॉल्स के इस सिद्धांत की एक तरीके से क्या करते हैं, आलोचना करते हैं कि जॉन रॉल्स का जो न्याय का सिद्धांत वो सार्वभौमिक जो है सार्वभौमिक नहीं हो सकता, क्योंकि व्यक्ति अणुवादी नहीं है। व्यक्ति जो है समुदाय के साथ, यानी कि समुदाय के साथ एक सापेक्षिक संबंध रखता है। ठीक है। तो न्याय सार्वभौमिक नहीं हो सकता, यूनिवर्सल नहीं हो सकता, सबके लिए न्याय एक जैसा नहीं हो सकता। खैर, अब आपने देखा होगा कि बाद में आके जो रॉल्स हैं वो इसका खंडन भी करते हैं। तो जॉन रॉल्स का ये कहना था कि जॉन रॉल्स का जो मानना था, वो जॉन रॉल्स ये मान के चलते हैं कि जैसे उन्होंने अपनी एक पुस्तक 1993 में लिखी थी, पॉलिटिकल लिबरलिज्म, जो है 1993 में इस पुस्तक को लिखा था। तो उसमें उन्होंने इस पुस्तक में इस आलोचना का अपना जवाब भी दिया था समुदायवादियों का। तो वो ये मानते हैं कि भाई देखिए, न्याय और नैतिक मान्यताओं में अंतर होता है। न्याय जो होता है वो एक तरीके से सार्वजनिक होता है, यानी कि कहने का मतलब है कि वो एक पब्लिक होता है, और जबकि हर समाज की, यानी कि जो समुदाय होता है उसकी अपनी अपनी नैतिक मान्यताएं होती हैं जो उनकी परंपरा के अनुसार होती हैं। तो नैतिक मान्यताएं जो होती हैं या नैतिक जो परंपराएं होती हैं वो व्यक्तिवादी होती हैं। ठीक है। और जबकि जो न्याय होता है वो सार्वजनिक होता है। तो नैतिक मान्यताओं को न्याय के साथ जोड़कर नहीं देखा जा सकता। और कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि इसमें जो जॉन रॉल्स है वो कहते हैं कि व्यक्ति क्योंकि तार्किक होता है, तो वो आराम से इसके साथ एक संतुलन बना लेता है। वो इस बात को समझ जाता है कि नैतिक मान्यताएं अलग होती हैं और जो सार्वजनिक मान्यताएं हैं वो अपने आप में अलग हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर समुदायवादी जो आलोचक हैं उनकी आलोचना का वो यहाँ पर एक जवाब दे देते हैं। अब यहाँ पर एक चीज और आती है कि भाई अगर आप देखोगे कि जो वॉल्जर हैं वो एक वॉल्जर का, हाँ, मैं कहने का मतलब ये था कि मैं वॉल्जर की बात यहाँ पर करने वाला था। जो समुदायवादी हैं, जो वॉल्जर हैं, वो अपनी बात में जो अपना पॉइंट रखते हैं, यानी कि कहने का मतलब है वॉल्जर जो है न्याय को किस तरीके से देखते हैं। अगर हम वॉल्जर की बात करें, एक पॉइंट बड़ा थोड़ा सा इम्पोर्टेंट था वो, अ, वे केंद्रीकृत लोकतांत्रिक समाजवाद। जल्दी से अभी मैं खत्म करने वाला हूँ, रुकिए एक मिनट बस। क्योंकि वॉल्जर जटिलता की बात तो करते, चलो खैर, वॉल्जर का वो पॉइंट मुझे थोड़ा सा ध्यान नहीं आ रहा। खैर, मतलब मैं वैसे बता देता हूँ
मतलब इससे ताकि समझ में आए। देखिए वॉल्जर एक समुदायवादी विचारक है यहाँ पर। वॉल्जर का मानना है कि जो अलग अलग तरह के समुदाय होते हैं और इन समुदायों की अपनी जटिलताएं होती हैं, तो उनका ये मानना है कि न्याय अपने आप में एक तरीके से जटिल होता है। तो ये जब न्याय अपने आप में एक जटिल होता है तो ये सार्वभौमिक नहीं हो सकता। सिंपल सा मतलब ये है वॉल्जर का। ठीक है, तो कुल मिलाकर बस इतना ही समझे। और समुदायवादी जो है जॉन रॉल्स के बड़े आलोचक रहे हैं, इसलिए कई बार समुदायवाद से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो समुदायवाद का जो कंसेप्ट है वो आप समझ में आ गया होगा कि भाई इनकी जो विचारधारा है वो समुदाय आधारित है। ओके, यहाँ तक तो समझ में क्लियर हो गया आपको। अब देखो यहाँ पर हम थोड़ा सा चलते हैं स्वेच्छातंत्रवादी जो नव उदारवादी हैं उसकी तरफ। आपने देखा होगा कि जब हम स्वेच्छातंत्रवाद की तरफ चलते हैं, यानी कि नव उदारवाद की तरफ, जैसे जो नव उदारवाद है ये हम आगे और भी पढ़ाएंगे। इसको स्वेच्छातंत्रवादी भी कहते हैं, स्वेच्छातंत्रवादी भी कहते हैं। ठीक है, अब आपने देखा होगा कि स्वेच्छातंत्रवादी या नव उदारवादी जो है हेयक भी है। हेयक को ही जो है नव उदारवाद का श्रेय जाता है। उसमें आपने देखा होगा कि रॉबर्ट नॉजिक भी है। और एक बात समझो कि जो नव उदारवादी है वो जो है बाजारवादी अर्थव्यवस्था के समर्थक है। यानी कि कहने का मतलब है कि सीमित राज्य का समर्थन करते हैं, कल्याणकारी राज्य का विरोध करते हैं। सीमित राज्य का मतलब है कि भाई राज्य का काम सिर्फ कानूनी व्यवस्था तक, यानी कि कहने का मतलब है कि विधि की व्यवस्था तक होना चाहिए, लोगों की रक्षा के लिए होना चाहिए। कल्याणकारी राज्य का ये विरोध करते हैं और बाजारवादी जो अर्थव्यवस्था है उसका ये समर्थन करते हैं। सिंपल सी बात ये है जो नव उदारवादियों का मानना है। अब यहाँ पर पॉइंट ये आ जाता है कि अगर हम देखें तो जैसे अगर हम न्याय का एक आधिकारिक कंसेप्ट आता है या पात्रता सिद्धांत, तो रॉबर्ट नॉजिक जो है एक न्याय का पात्रता न्याय का जो पात्रता सिद्धांत है, एक सिद्धांत देते हैं। इसको अगर हम देखें तो आधिकारिक न्याय का आधिकारिक सिद्धांत भी कहते हैं, इंटाइटलमेंट थ्योरी। इसको न्याय का आधिकारिक सिद्धांत, या इसको हम क्या कहते हैं, इंटाइटलमेंट थ्योरी। इन इंटाइटलमेंट थ्योरी भी इंटाइटलमेंट थ्योरी भी कहते हैं। देखिए रॉल्स जो है वो रॉबर्ट नॉजिक की तरह ही वो उपयुक्ततावाद के समर्थक नहीं है। क्योंकि आपने देखा होगा कि उपयुक्ततावाद जो है वो अधिकतम सुख के लिए, यानी कि अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख की बात करता है। और कहीं ना कहीं अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख की जब हम बात करें तो अधिकारों के साथ, गरिमा के साथ और स्वतंत्रता के साथ कहीं ना कहीं उनकी उपेक्षा होती है। क्योंकि अधिकतम लोगों का अधिकतम जो खुश है, अधिकतम लोगों की अधिकतम, क्या बोल रहा हूं मैं, अधिकतम लोगों के लिए अधिकतम खुश या अधिकतम खुशी, इसमें जो अल्पसंख्यक है उनकी उपेक्षा हो जाती है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो नॉजिक जो है, अगर देखें, जो कि नव उदारवादी विचारक है, वो संपत्ति के अधिकार का समर्थन करते हैं क्योंकि बाजारवादी अर्थव्यवस्था के ये समर्थक है।
हालांकि उदारवाद की जो भी विशेषताएं होती है वो ये है, लेकिन ये कल्याणकारी राज्य का विरोध करते हैं। इनका ये कहना कहा है कि मतलब व्यक्ति बड़ी मेहनत से पैसा कमाता है, सरकार टैक्स लगाती है और टैक्स लगाने के बाद गरीबों में जो है सुविधाओं के रूप में जो है उस पैसे को खर्च कर देती है। इनका कहने का मतलब है कि जब व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार कमाता है, ठीक है, वो उसकी एक तरीके से जो उसने अपनी योग्यता के आधार पर कमाया है वो एक तरीके से उसकी पूंजी है, उसकी अपनी गरिमा है। तो कहीं ना कहीं उसकी गरिमा के साथ, उसकी स्वतंत्रता के साथ जो है उसकी स्वतंत्रता या गरिमा की उपेक्षा हो रही है। और इस तरीके से सरकार के द्वारा कल्याणकारी राज्य के नाम पर पैसे को या संसाधनों को नहीं बांटा जाना चाहिए। तो इन्होंने इसका एक तरीके से क्या किया है, विरोध किया है। तो यानी कि ये विभेद के नियम के समर्थक नहीं है, ठीक है, समझे, क्योंकि ये समानता से ज्यादा स्वतंत्रता पर एक तरीके से बल देते हैं, ठीक है, और बाजारवादी अर्थव्यवस्था के समर्थक हैं। अब देखिए रॉबर्ट नॉजिक जो है का कहना सीधा है कि जिस व्यक्ति की जो संपत्ति है उस पर उसका पूर्ण अधिकार एक तरीके से होना चाहिए। अब जैसे हम हेयक की बात करें तो हेयक जो है प्रगतिशील कर की बात करते हैं, वो कि भाई जो प्रगतिशील जो कर है वो नहीं होना चाहिए, मतलब जिसकी जैसी कमाई होगी उससे उतना टैक्स लिया जाना चाहिए, इसको हम प्रगतिशील कर कहते हैं। तो इसका विरोध जो है नव उदारवादी जो विचारक हैं हेयक, उन्होंने इसका विरोध किया है। अब देखिए नॉजिक का जो न्याय है उसमें वो तीन तरह की बातें करते हैं नॉजिक अपने न्याय में। एक तो कहते हैं कि व्यक्ति जो है वो अपनी संपत्ति को अपनी मर्जी से हस्तांतरित कर सकता है, यानी कि व्यक्ति अपनी संपत्ति को अपनी मर्जी से क्या कर सकता है, हस्तांतरित कर सकता है, यदि वह संपत्ति वैध तरीके से कमाई गई हो। लेकिन मतलब कहने का मतलब है कि उस संपत्ति एक तरीके से क्या हो, वैध तरीके से कमाई हो, गलत तरीके से ना हो। फिर दूसरी बात ये यानी कि कहने का मतलब है कि इसको हम न्यायपूर्ण हस्तांतरण के रूप में देखते हैं कि हस्तांतरण कैसा होना चाहिए, संपत्ति का वो न्यायपूर्ण होना चाहिए। दूसरी बात, जो संपत्ति है वो न्यायपूर्ण तरीके से अर्जित हो। दूसरा पॉइंट है संपत्ति न्यायपूर्ण तरीके से अर्जित हो, यानी कि वैध तरीके से उस संपत्ति को कमाया हो। और तीसरा पॉइंट इसमें रॉबर्ट नॉजिक अपने न्याय के सिद्धांत में देते हैं कि राज्य की भूमिका संपत्ति के संरक्षण के रूप में होनी चाहिए। राज्य की भूमिका यानी कि सरकार की भूमिका संपत्ति के संरक्षण के रूप में हो। यानी कि अगर किसी व्यक्ति ने गलत तरीके से संपत्ति को कमाया है या गलत तरीके से उसका हस्तांतरण कर रहा है या संपत्ति को लेकर कोई धोखाधड़ी की है, तो वहां राज्य के द्वारा परिष्कार का नियम यानी कि कार्रवाई अपनाई जानी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर ये तीन तरह के पॉइंट न्याय को लेकर दिए हैं। तो यानी कि कहने का मतलब है कि संपत्ति का न्यायपूर्ण तरीके से हस्तांतरण हो, नंबर टू संपत्ति वैध तरीके से कमाई हो, और नंबर तीन राज्य जो है संपत्ति का संरक्षण करे, और अगर संपत्ति को लेकर कोई धोखाधड़ी हुई है तो उसके खिलाफ वो एक्शन ले यानी कि कार्रवाई करे, ठीक है। ये तीन न्याय को लेकर यहाँ पर सिद्धांत जो है रॉबर्ट नॉजिक ने दिए हैं। अब यहाँ पर रॉबर्ट नॉजिक जो है अपना पॉइंट जो रखते हैं वो रॉबर्ट नॉजिक ये कहते हैं, उन्होंने रॉबर्ट नॉजिक ने अपना एक जो पॉइंट रखा है संपत्ति को लेकर, अगर हम देखें कि भाई वो आत्म
स्वामित्व के अधिकार की बात करते हैं, यानी कि जो संपत्ति है वो व्यक्ति की एक तरीके से उसकी मेहनत की कमाई होती है, और वो अपनी योग्यता के आधार पर कमाता है, अपनी क्षमता के आधार पर कमाता है। तो वो जो है अ, जो भी संपत्ति है उसकी अपनी एक गरिमा है, और इसको रॉबर्ट नॉजिक ने आत्म स्वामित्व के अधिकार के रूप में इसको देखा है। कि कहने का मतलब है कि उसकी संपत्ति का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, और उसकी कमाई गई पूंजी का प्रयोग ऐसे लोगों को नहीं दिया जाना चाहिए जो असक्षम है, जो अयोग्य है। तो कहने का मतलब है रॉबर्ट नॉजिक का जो न्याय है उसका कंसेप्ट क्या है वो मैंने आपको समझा दिया। इसका मतलब नव उदारवादी जो विचारक हैं वो कल्याणकारी राज्य के समर्थक नहीं हैं, यानी कि उनका सीधा सीधा खुल्लम खुल्ला एक विरोध है कि भाई कल्याणकारी राज्य के नाम पर जो है जो श्रम के साथ कमाई गई जो संपत्ति है उसका आवंटन, यानी कि जो टैक्स के रूप में सरकार को पैसा दिया जाता है उसका जो है आवंटन गरीब या वंचित वर्ग के लोगों के लिए संसाधनों के रूप में नहीं होना चाहिए। खैर, तो कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि ये आपने पॉइंट मुझे लगता है समझ लिया होगा। ठीक है, और देखो हेयक तो यहाँ तक कह देते हैं कि अन्याय और दुर्भाग्य में अंतर होता है। यानी कि हेयक का मानना ये है कि अन्याय जो है, अगर मान लो कोई जानबूझकर किसी के साथ अन्याय कर रहा है तो वो गलत है। लेकिन हेयक ये भी कहते हैं कि जो दुर्भाग्य है, अगर कोई मान लो किसी गरीब घर में अगर पैदा हुआ है तो वो उसका दुर्भाग्य है। अब तुम पैसा देके या उसको संसाधन देके तुम अमीर थोड़ी बना दोगे, और अगर ऐसा कर रहे हो तो ये अपने आप में गलत है। तो एक तरीके से कहने का मतलब है जो हेयक है, जो नवउदारवादी है, वो अन्याय में और दुर्भाग्य में इस तरीके से अंतर को जो है क्लियर करते हैं। खैर, तो आई थिंक मुझे लगता है कि यहाँ पर ये चीजें आप लोगों को बहुत अच्छे से अब समझ में आ गई होंगी। तो मैंने एक तरीके से मार्क्सवादी अप्रोच भी बता दिया, समुदायवादी अप्रोच भी बता दिया, स्वेच्छातंत्रवादी यानी कि नव उदारवादी अप्रोच जिसमें रॉबर्ट नॉजी का जो न्याय का सिद्धांत है, अधिकारिता का सिद्धांत कह सकते हैं, या इसको हम पात्रता का सिद्धांत कह सकते हैं, इंटाइटलमेंट थ्योरी हम कह सकते हैं, नारीवादी अप्रोच मैंने आपको यहाँ बता दिया है कुल मिलाकर। और समतावादी दृष्टिकोण के रूप में अगर हम देखें तो अमर्त्य सेन और मैंने जॉन रॉल्स की बात की, और दोनों में मैंने अंतर भी बता दिया कि भाई जॉन रॉल्स का जो न्याय के लेकर जो समतावादी विचार है वो एक तरीके से स्वतंत्रता और समानता के मध्य एक तरीके से क्या है, संतुलन है, एक समन्वय है, एक कोऑर्डिनेशन है। और लेकिन जॉन रॉल्स का जो न्याय है वो प्रक्रियात्मक ज़्यादा है, यानी कि कहने का मतलब है वो नियमों पर और नियमों की निष्पक्षता पर बल देते हैं। जबकि अमर्त्य सेन का जो न्याय है वो ये कहते हैं कि भाई लोगों की जो कार्य क्षमता को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, तभी न्याय को निष्पक्ष रूप से लाया जा सकता है। ये अमर्त्य सेन का मानना था। तो वो एक जो नियम आधारित या प्रक्रिया आधारित जो न्याय का जो है एक तरीके से विरोध करते हैं। अब आपने देखा होगा कि एक वैश्विक न्याय भी, ग्लोबल जो जस्टिस है उसका भी यूज होता है। तो जो वैश्विक न्याय है, आपने देखा होगा कि वैश्विक न्याय का संबंध जो है वो जो है अगर हम देखें तो उसका संबंध विश्व बंधुत्व के साथ है। यानी कि विश्व बंधुत्व के यानी कि ब्रह्मांडवाद जो होता है कि भाई एक तरीके से वैश्विक नागरिकता की जो बात करता है कि भाई, यानी कि कहने का मतलब है कि जैसे आपने देखा होगा कि अगर मैं इसको अगर देखूं तो जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, वो कहीं ना कहीं उनकी अवधारणा में उन्होंने एक संश्लेषणात्मक जो सार्वभौमवाद दिया था, उन्होंने अपने राष्ट्रवाद को अंतर्राष्ट्रीयवाद के साथ जो जोड़ा और उसमें उसको मानवतावाद के साथ जोड़ दिया, तो एक वैश्विक नागरिकता के रूप में उसको देखा जाता है। तो कहने का मतलब है कि जो वैश्विक न्याय है वो एक वैश्विक नागरिकता पर बल देता है कि सभी के लिए एक जैसा न्याय वैश्विक नागरिकता के रूप में होना चाहिए। खैर, ये छोटी सी बात मैंने आपको यहाँ पर बताई। ठीक है। खैर, और आपने देखा होगा कि 1993 में जो इन्होंने अपनी जॉन रॉल्स ने पुस्तक लिखी है द लॉज ऑफ पीपल्स,
तो उसमें वो कहीं ना कहीं उन्होंने वैश्विक न्याय पर भी बल दिया है, जॉन रॉल्स ने। खैर, तो जॉन रॉल्स क्या है क्या नहीं है, तो ये सारे पॉइंट आपको क्लियर समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो ये चीजें मैंने समझा दी है। अब जैसे एक आध दो पॉइंट है, जैसे आपने देखा होगा कि सिसरो एक विचारक रहे हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है, और वो स्टेटमेंट अपने आप में क्या है कि न्याय समस्त सद्गुणों की जो है मुकुट मणि है, ऐसा सिसरो ने कहा। हालांकि न्याय को लेकर यहाँ कोई स्टेटमेंट मुझे नहीं लगता कि पूछा जाएगा। मेन चीज ये है तो कि भाई मैं बहुत ज्यादा डीप भी इसलिए आपको नहीं पढ़ा रहा, लेकिन हाँ, अगर थोड़ा सा स्टैंडर्ड अगर आपका पेपर का बढ़ेगा तो फिर भी आप क्वेश्चन कर दोगे, इतना तो मैं मैटर लेके चल रहा हूँ। ठीक है, लेकिन हम बहुत ज़्यादा गहराई में इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा गहराई में क्वेश्चन पूछा भी आपका नहीं जाएगा। खैर, अब हम अगले टॉपिक पे फिर चल देते हैं। अब हम जो है समानता के टॉपिक को लेकर चलते हैं। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, जैसे स्टेटमेंट है तो मैं एक साथ ही जो है आपको बीच में स्टेटमेंट सारे मतलब कहने का मतलब 60-70 स्टेटमेंट आपको लिखवा दूंगा, उन्हीं को पढ़ लेना, उन्हीं में से क्वेश्चन जो भी अब दो या एक क्वेश्चन आएगा उनमें से फंस जाएगा। ऐसी कुछ किताबें भी मैं आपको एक साथ लिखवा दूंगा, तो उनसे भी थोड़ा सा, हालांकि जो जो टॉपिक पढ़ाऊंगा उसमें एक दो किताबें तो मैं करवाऊंगा ही, लेकिन फिर भी कुछ किताबें एक साथ लिखवा दूंगा। ठीक है, अब मैं अगर आपसे कहूं कि अगर मैं समानता की बात करूं, तो चलो अब हम थोड़ा सा समानता के विषय में भी समझ लेते हैं। ठीक है, अब हमारा टॉपिक आ जाता है समानता। देखिए, समानता समानता भी अपने आप में क्या है, एक गतिशील अवधारणा है। भाई, हो सकता है कि जो आज हमें लगता है कि ये असमानता है, हो सकता है कल वो, मतलब जो लगता है आज के टाइम में समानता, हो सकता है कल को उसको असमानता में बदल दिया जाए, क्योंकि न्याय का संबंध कहीं ना कहीं समानता के साथ तो है। तो वही अप्रोच यहाँ इस पर भी लागू होती है। ठीक है, जैसे मैंने दास प्रथा की बात की, तो यूनानी काल में दास प्रथा को प्राकृतिक माना जाता था और अपने आप में इसको सही माना जाता था, लेकिन आज की डेट में तो दास प्रथा अपने आप में असमानता है, न्याय नहीं है। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले थोड़ा सा एक बेसिक कंसेप्ट को समझ लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि अलग अलग तरह की समानता को हम देख पाते हैं। जैसे समानता के विषय में जैसे अगर हम देखें, एक हम कहते हैं कि कानूनी समानता होती है, एक राजनीतिक समानता, आर्थिक, एक राजनीतिक समानता होती है, एक आर्थिक समानता होती है, और एक हमने लिखा सामाजिक समानता। तो देखो, यहाँ पर कानूनी समानता की अगर हम बात करें, देखो पहली बात तो एक बात समझो, यहाँ पर थोड़ा सा एक पॉइंट समझो। देखिए, एक होता समानता और एक होता समता। ठीक है, समानता जो होती है वो अपने आप में पूर्ण होती है, और समानता को एक तरीके से समरूपता के रूप में देखा जाता है। समता जो होती है, युक्ति युक्त भेदभाव सहित समानता, यानी कि युक्ति युक्त भेदभाव सहित समानता ही समता है। तो कई बार तो समानता में और समता में हम डिफरेंस नहीं कर पाते। देखिए, पहली बात तो अगर हम समानता की बात करें, वैसे इंग्लिश में समता और समानता को हम इक्वलिटी कहते हैं, इंग्लिश में इक्वलिटी लिखा जाता है, लेकिन समानता और समता में अंतर भी होता है।
समानता जो होती है वो पूर्ण होती है, लेकिन समता अपने आप में पूर्ण नहीं होती, क्योंकि समता में जो है भेदभाव भी होता है, लेकिन भेदभाव का आधार कैसा होना चाहिए? वो युक्ति युक्त होना चाहिए। अब आप ऐसे समझो कि जो समानता है वो एक तरीके से समरूपता के रूप में इसको समानता को देखा जाता है। जैसे मैं आपके सामने खड़ा हूँ और मेरी तरह ही कोई व्यक्ति आपके सामने खड़ा हो जाए, ऐसी ही कदकाठी, ऐसी ही आंखें, ऐसी ही हाइट, सब कुछ वैसा ही। तो समानता एक तरीके से समरूपता को दिखाती है और ये पूर्णता को दिखाता है। क्या पूर्ण समानता हो सकती है? आप ही बताइए। ऐसा संभव है ही नहीं कि पूर्ण समानता हो। आप इसको ऐसे समझो, जैसे मैं अगर आपसे कहूं कि क्या 6 साल के बच्चे का खाना 6 महीने के बच्चे को दिया जा सकता है? अगर हम ये कहें कि भाई हमें समानता को अपनाना है, तो भाई समानता का मतलब ये है कि फिर 6 साल के बच्चे का खाना जो है वही खाना 6 महीने के बच्चे को भी दिया जाना चाहिए। समानता का तो मतलब ये हुआ कि भाई जब सब समान ही हैं तो सबको बराबर टैक्स देना चाहिए, चाहे वो अडानी हो, अंबानी हो, चाहे वो रिक्शे वाला हो, मैं हूं या आप हो। अगर करोड़ों का टैक्स अगर अडानी और अंबानी दे रहे हैं, तो फिर करोड़ों का टैक्स तो फिर रिक्शे वाले को भी देना चाहिए, है कि नहीं है? जबकि ऐसा तो नहीं है। देखिए, दुनिया का कोई भी देश हो, वो पूर्ण समानता को अपना ही नहीं सकता। समझे कि नहीं समझे? इसलिए हमारे संविधान में भी तुम देखोगे तो समता वर्ड लिखा हुआ है। तो कहने का मतलब है कि समता का मतलब ये है कि भाई समता में विभेद का नियम भी आ जाता है, कि भाई असमान लोगों के साथ असमान व्यवहार होना चाहिए ताकि उनको बराबर लाया जा सके। तो एक तरह का भेदभाव भी तो हुआ। भाई हमारे देश में जो आरक्षण है एक तरह का भेदभाव भी तो है, लेकिन आरक्षण का जो आधार है वो अपने आप में एक तार्किक पूर्ण है। तो अब जैसे तुम इसको ऐसे भी समझो कि आपने देखा होगा कि टैक्सेशन जो होता है हमारे देश में, भाई 4 तरह की स्लिप टैक्सेशन की यानी कि कैटेगरी होती है। 0% का टैक्स, 10% का टैक्स, 20% का टैक्स, इनकम टैक्स का 30% का टैक्स। अब जिसकी जैसी कमाई होगी वैसे ही उसे टैक्स देना होगा। तो भाई जब हमने वर्गीकरण कर दिया तो वर्गीकरण हुआ तो एक तरह का भेदभाव भी तो हुआ, लेकिन आधार कैसा है? युक्ति युक्त है, क्योंकि भाई ये रीजनेबल है, जैसी कमाई होगी वैसा टैक्स देना होगा आपको। तो इसका मतलब हमने पूर्ण समानता को कहाँ अपनाया? हम समता को ही तो अपना रहे हैं, क्योंकि समता में तार्किक पूर्ण भेदभाव चलता है। ओके, समझे भाई? तुम ऐसे भी समझो, हम महिलाओं को कुछ विशेष अधिकार देते हैं, ठीक है? भाई महिलाओं को विशेष अधिकार क्यों दिए जाते हैं? उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि जो काम महिलाएं कर सकती हैं वो पुरुष नहीं कर सकता। भाई महिलाएं बच्चा पैदा कर सकती हैं, क्या पुरुष बच्चा पैदा कर सकता है? वो एक आगे की बात है कि भविष्य में ऐसा हो, लेकिन बट उन्हें बच्चा पैदा करने के लिए क्या है? मातृत्व कानून बना हुआ है, वो पुरुषों के लिए तो नहीं है। मैटरनिटी रिलीफ उनको मिलती है। तो कहने का मतलब या बताने का मतलब क्या है? ये कहने का मतलब है इस तरह का भेदभाव अपने आप में तार्किक पूर्ण होता है, और महिलाओं की जो शारीरिक जो दक्षता होती है वो पुरुषों के मुकाबले थोड़ी कमजोर भी होती है। और यही कारण है कि कुछ परीक्षाएं होती हैं, जो शारीरिक परीक्षाएं होती हैं उसमें उनका जो मापदंड है वो कम होता है और पुरुषों के लिए ज़्यादा होता है। आई थिंक मुझे लग गया, समझ में आ गया होगा आपको। तो यहाँ समता और समानता में तो डिफरेंस आपको क्लियर हो ही रहा है। अब जैसे कानूनी समानता की बात करें, देखिए कानूनी समानता में दो तरह की बातें होती हैं। एक तो हम कहते हैं कि विधि के समक्ष समता है, और विधियों का समान संरक्षण है। विधियों का समान संरक्षण है। तो विधि के समक्ष अगर हम समता की बात करें, तो विधि के समक्ष समता क्या कहता है? कि विधि के लिए सब समान है, क्योंकि इसमें अगर आप देखोगे तो
क्योंकि विधि के शासन की बात आती है विधिक समता में। और विधि का जहाँ शासन होगा, रूल ऑफ लॉ होगा, वहाँ विधि की सर्वोच्चता होगी और विधि के समक्ष समानता होगी। यानी कि विधि सर्वोच्च मानी जाएगी और विधि सबके लिए समान भी होगी, चाहे वो पीएम हो, सीएम हो, मैं हूं या आप हो। विधियों का समान संरक्षण क्या कहता है भाई? विधियों का समान संरक्षण ये कहता है कि जो सबकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति एक जैसी नहीं होती, तो इसका मतलब असमान लोगों के साथ या असमान परिस्थिति वाले लोगों के साथ असमान कानून होने चाहिए, असमान नियम होने चाहिए, या असमान व्यवहार होना चाहिए, या कह सकते हैं समान लोगों के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। तो ये वाला जो पॉइंट है, विधियों का समान संरक्षण जो है, वो एक तरीके से किसको दिखाता है? ये विभेद के नियम को, यानी कि क्या कहता है? वो ये कहता है कि भाई असमान परिस्थिति वाले लोगों के साथ क्योंकि सभी की सामाजिक व आर्थिक स्थिति क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। तो इसका मतलब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो विभेद का नियम यही तो हुआ, और इसी को हम क्या कहते हैं? एक सकारात्मक कार्रवाई कहते हैं, अफर्मेटिव एक्शन कहते हैं, सकारात्मक कार्रवाई के रूप में कहते हैं। तो आरक्षण अपने आप में एक सकारात्मक कार्रवाई तो है। हालांकि हम देखें तो विधि के समक्ष समता, इसका जो स्रोत है वो ब्रिटेन है, और इसका जो स्रोत हो जाता है वो अपने आप में यूएसए है। ठीक है, खैर। अब तुम राजनीतिक समता की बात करो तो राजनीतिक समता का मतलब क्या होता है? देखो, कानूनी समानता का मतलब एक ऐसे समझो, यानी कि कानून या विधि सबके लिए समान है। समझ रहे हो ना? जैसे मान लो कोई अधिकारी है और वो कानून का पालन नहीं करता है या कानून का उल्लंघन करता है, तो हम, क्योंकि आपने देखा होगा कि कानूनी जो समता होती है वो हमारे संविधान में आर्टिकल 14 कानूनी समता का समर्थन करता है। तो इसका मतलब अगर आपसे मान लो ऐसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कोई अधिकारी है और वो विधि का क्रियान्वयन नहीं करता है, तो किस आर्टिकल का उल्लंघन है? तो आर्टिकल 14 का ही तो उल्लंघन है, क्योंकि विधि के शासन की बात आर्टिकल 14 कर रहा है एक तरीके से। अब हम राजनीतिक बात करें तो राजनीतिक समानता क्या है? देखिए, राजनीतिक समानता का मतलब है कि हर व्यक्ति को जो है वोट डालने का अधिकार है, राजनीतिक समानता है। चुनाव लड़ने का अधिकार है, राजनीतिक पार्टी बनाने का अधिकार है, सार्वजनिक पद लेने का अधिकार है। तो ये एक तरीके से इसको हम राजनीतिक समानता कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर आपने देखा होगा कि राजनीतिक, अगर हम असमानता की बात करें तो राजनीतिक असमानताएं हमने देखी हैं। जैसे प्लेटो के टाइम पे तुम देखो, प्लेटो इस बात को तो कहते हैं कि मेल और फीमेल कोई भी राजा बन सकता है, लेकिन प्लेटो का जो राजा है वो कैसा है? ज्ञानी है, विवेकी है। क्योंकि प्लेटो ये मान के चलते हैं कि जो भी राजा होगा उसको विवेकी होना चाहिए, ज्ञानी होना चाहिए। ठीक है। यानी कि कहने का मतलब है कि हर कोई व्यक्ति राजा नहीं बन सकता। तो यहाँ पर एक राजनीतिक असमानता दिखाई दे रही है। अगर मैं बात करूं अरस्तू के विषय में, तो अरस्तू के विचारों में भी राजनीतिक असमानता दिखाई देती है कि अरस्तु स्वामी और जो दास है उसमें डिफरेंस करते हैं। अरस्तु का मानना ये था कि भाई जो दास है वो स्वामी स्वामी ही क्या है, यानी कि सार्वजनिक कार्यों को कर सकता है। दास जो है सार्वजनिक कार्यों के लिए नहीं बना है। और सार्वजनिक कार्यों में जो व्यक्ति जितना, यानी कि कहने का मतलब है सद्गुणी होगा, उसको मान सम्मान उसी हिसाब से उतना ही मिलना चाहिए। तो अरस्तु
एक तरीके से वितरणात्मक न्याय की बात तो करते हैं, लेकिन उनका वितरणात्मक जो न्याय है वो केवल जो सबल वर्ग है वहीं तक एक तरीके से सीमित हो जाता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो जैसे आपने देखा जब मध्यकाल था, तो मध्य युग की अगर हम बात करें तो धर्म और ईश्वर, यानी कि कहने का मतलब है कि राज्य और धर्म, राज्य को धर्म के साथ जोड़ा जाता था। लेकिन जब आधुनिक काल स्टार्ट हुआ, मैकियावेली से आधुनिक काल की स्टार्टिंग मानी जाती है, तो उन्होंने सबसे पहले धर्म को राज्य से अलग करने का विचार दिया कि धर्म का राज्य के साथ कोई संबंध नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो राजनीतिक असमानता हमें दिखाई देती है। जैसे फांसीवादियों की बात करें तो फांसीवादी अपने नस्ल को बेस्ट मानते हैं कि हर व्यक्ति राजा यानी कि शासक नहीं बन सकता, शासक नस्ल आधारित होना चाहिए। जैसे हिटलर का कंसेप्ट आपने देखा होगा कि हिटलर ने नस्लीय भेदभाव को आगे बढ़ाया, तो राजनीतिक असमानता दिखाई देती है। जैसे मैंने कल की क्लास में विशिष्ट वर्गवादियों की बात की थी, तो विशिष्ट वर्गवादियों का क्या मानता है, वो असमानता को प्राकृतिक मानते हैं कि भाई जो बहुत कम लोग होते हैं जो विशिष्ट वर्ग में पैदा होते हैं, लेकिन अधिकतर जो जनसामान्य होते हैं वो अधिकतर जनसामान्य होते हैं, और जो जनसामान्य होते हैं वो उतने योग्य नहीं होते हैं। तो कल मैंने बताया था पैरोटो मॉस्का की बात की थी, मैंने मिचेल्स की बात की थी, सुम्पीटर की बात की थी, वगैरह वगैरह, सी राइट मिल्स की बात की थी। तो विशिष्ट वर्गवादी भी तो कहीं ना कहीं राजनीतिक असमानता की बात करते हैं। खैर, अब हम यहाँ पर बात करते हैं आर्थिक समानता। देखिए, आर्थिक समानता की अगर हम बात करें तो रूसो का एक बड़ा स्टेटमेंट है। रूसो का मानना है कि भाई कोई व्यक्ति ना तो इतना अमीर होना चाहिए जो दूसरे को खरीद सके, और ना ही कोई व्यक्ति इतना गरीब होना चाहिए जो अपने अपने आप को बेचने के लिए मजबूर हो। तो एक तरीके से रूसो का जो स्टेटमेंट है ये एक किसको दर्शाता है, एक आर्थिक समानता को दर्शाता है। यानी कि कहने का मतलब है कि आर्थिक, सॉरी भाई, थोड़ी सी आज क्लास में डिस्टरबेंस रही है, तो आर्थिक समानता की बात कर रहा था। तो कहने का मतलब है कि आर्थिक समानता का मतलब है कि व्यक्ति की जो न्यूनतम जो जरूरत है, न्यूनतम जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति होनी चाहिए। जैसे न्यूनतम आवश्यकताएं हम मोस्टली रोटी कपड़ा मकान इस तरह की बातें हम कर देते हैं। खैर, जैसे आपने देखा होगा कि न्यूनतम वेतन हो, शिक्षा मिले, स्वास्थ्य मिले, वगैरह वगैरह, आपका जो है बेकारी भत्ता मिले, इस तरह की चीज़ें कर रियायतें वगैरह वगैरह। सामाजिक समानता का मतलब क्या है कि भाई व- जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, आपका जेंडर के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर, या जो है नस्ल के आधार पर एक तरीके से भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसको हम सामाजिक समानता के रूप में देखते हैं। खैर, तो ये थोड़ी सी चीज़ें आपको क्लियर हुई। हालांकि आपने देखा होगा कि जैसे अभी मैंने कहा कि समुदायवादी, भाई समुदायवादियों का मानना क्या है कि भाई समुदायवादी का जो केंद्र बिंदु है वो समुदाय है। हर समुदाय की अपनी क्या होती है, अपनी एक संस्कृति होती है, उसकी परंपरा होती है। ठीक है, तो यानी कि समानता उनके हिसाब से तय होता है। तो एक तरीके से जो वाल्जर हैं, जो एक समुदायवादी हैं, वो जटिल एक तरीके से समानता की बात करते हैं। ठीक है, क्योंकि न्याय के साथ भी हम इसको जोड़ के देख सकते हैं। एक बहुसंस्कृतिवादी हैं, बहुसंस्कृतिवादी जो अल्पसंख्यकों के हितों की बात करते हैं। बहुसंस्कृतिवादी का मतलब ये है कि आपने देखा होगा कि कनाडा में जैसे सिख रहते हैं, तो वो चाहते हैं कि भाई हमारा जो पगड़ी का अधिकार है वो हमें मिले एक तरीके से। तो यहाँ पर भी बहुसंस्कृतिवादियों का मतलब ये नहीं है कि हमें समान अधिकार प्राप्त हो। यानी कि उनका ये कहने का मतलब बहुसंस्कृतिवादियों का ये है जो मल्टी कल्चरिज्म है, कि वो ये कहते हैं कि भाई हमें असमान, यानी कि जैसे विभेद का नियम अपनाया जाता है ना, कि भाई हमें विशेष अधिकार दिए जाने चाहिए। ठीक है,
तो ये अपने विशेष अधिकारों की बात करते हैं एक तरीके से, ठीक है। नारीवादी हैं, उनका खुद का मानना है, नारीवादी तो कहते ही हैं इस बात को कि भाई जो अ, कहने का मतलब है कि व्यक्तिगत ही राजनीतिक है, यानी कि कहने का मतलब है परिवार से ही जो है असमानता शुरू हो जाती है, क्योंकि पुरुषवादी विचारधारा के लोग हैं, और यानी कि कहने का मतलब है कि भाई जो है कभी भी विचारधारा जो है स्त्री केंद्रित नहीं रही, महिला केंद्रित नहीं रही, हमेशा विचारधारा पुरुष केंद्रित रही है। तो एक जो लिंग का भेदभाव है जो है वो उसकी बात यहाँ पर करते हैं। तो अभी ये जो समानता का टॉपिक है इसमें बहुत कुछ बाकी है, तो आज तो मैं इतना ही ख़त्म करने वाला हूँ, ठीक है। तो इसको समानता को कल हम पूरा कर लेंगे, और कल स्वतंत्रता को भी ख़त्म कर लेंगे, और एक आध टॉपिक जैसे आपका व्यवहारवाद है, उत्तर व्यवहारवाद, यानी कि कुल मिलाकर हम लगभग 4 क्लासों में इस पहले टॉपिक को, जो सिद्धांतों का टॉपिक है, ख़त्म कर देंगे। अब कल से थोड़ा सा ये है कि हम क्लास को थोड़ा सा और ज़्यादा आगे बढ़ा देंगे, यानी कि कहने का मतलब है कि हो सकता है कि हम क्लास को 2.5 घंटे की कर दें। ओके। तो थोड़ी सी क्लास में आज हल्की सी डिस्टरबेंस रही है, तो परेशान मत होइएगा। और ये क्लास जो है लाइव ही चल रही है, हालांकि टाइम आपको जो है दूसरा दिखाई दे रहा होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस टाइम जो है पूरे 11 बज गए हैं और लगभग 2 घंटे की क्लास आपकी हो चुकी है। तो आज की क्लास हम यहीं पर ऑफ करते हैं। ओके, नमस्कार, जय हिंद।